कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हो जाएंगे हो जाएंगे। हाँ हाँ, हो गए कनेक्ट हो गए। चलो चलो चलो, हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चा पार्टी। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल है मेरे बच्चों? वाह, जय श्री राम। अरे बाप रे। सर आपका पता नहीं क्या लिख रहा है यार, बहुत फास्ट जा रहे हैं। जय बजरंग बली पढ़ लिया मैंने, राम राम जी पढ़ लिया, गुड इवनिंग पढ़ लिया, जय श्री राम भी पढ़ लिया, राधे राधे भी पढ़ लिया। ऑल राइट, बट नाउ पता नहीं क्या लिखा आ रहा है यार। थर्मोडायनेमिक्स क्या है सर? अरे पता नहीं क्या लिख रहा है यार। बहुत फास्ट जा रहे हैं कमेंट में भी, आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? तो बहुत नहीं पढ़ी थी। आ हा हा, एक बच्चा ये लिख रहा है कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में नहीं पढ़ी थी, तो अभी क्लास कर लूं क्या? नहीं नहीं बेटा, आईआईटी के बाद कर लेना। 11th में थर्मोडायनेमिक्स तूने नहीं पढ़ी तो तो अभी तू नहीं पढ़ना। अभी तू पूछ रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लूं क्या? काहे को, आईआईटी के बाद पढ़ लेना बेटा, एग्जाम दे के उसके बाद पढ़ लेना, ठीक है? ओके। हाँ ठीक है। हाँ, थोड़ा माइक में पहले प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए माइक ही चेंज कर दिया बेटा हमने तो यार, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? आ हा हा। टेस्ट के अंदर मैं आपको जो अच्छी बात है वो दो ही टॉपिक दे रहा हूँ, आपको मालूम चल गया होगा, एक का नाम रिडॉक्स और एक का नाम काइनेटिक्स है। ये दो चैप्टर दिए मैंने आपको, जेई मेन में एडवांस में सिलेबस और बढ़ा देंगे, ठीक है ना? एडवांस में सिलेबस बढ़ जाएगा, ठीक है? तो आप आराम से सर आज कौन से लेक्चर, पता नहीं क्या लिखा आ रहा है यार, मैं पढ़ नहीं पाया। कुछ बच्चों के बहुत फास्ट कमेंट जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की रिक्वायरमेंट होती है सर जी, क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11th क्लास। अरे तू टेंशन मत कर यार बेटा यार, 11th क्लास में तूने पढ़ा नहीं पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ ले, और पढ़ रखा होगा तो मेरे साथ पढ़ेगा तो तेरी थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज बढ़ जाएगी बेटा, है ना? हिंदुस्तान में थर्मोडायनेमिक्स जो अच्छा पढ़ाने वाले लोग हैं वो कम हैं, ठीक है? आगे तू समझदार है, ठीक है ना? ओके। तो थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेगा तेरे कान में से धुआं निकलेगा, जब मैं तेरे को जेई मैन प्लस एडवांस के हिसाब से पढ़ाऊंगा, और इफ यू आर ए सिंसियर स्टूडेंट तेरे कान में से धुआं निकलेगा, लेकिन हम स्टार्ट बहुत बेसिक से करेंगे ना। सारी चीजें समझने की नहीं होती हैं आपके लिए, आपके लेवल पर काफी हद तक आपको चीजें समझ में आएंगी अगर आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है ना? ओके। टेस्ट का सिलेबस बता दिया था मैंने, दो ही चैप्टर आएंगे, रेडॉक्स और काइनेटिक्स। दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है, पूछा तो यहीं से मार कर फेंक के मारूंगा, ठीक है ना? ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, है ना? चलो मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अरे यार मार्कर कहाँ गया? मिल गया मिल गया। ये तो सब बता दिए भाई साहब, पता नहीं कितनी बार, तो इनका तो मैटर ही क्लोज हो गया, है ना? इस पर कुछ कभी कभी इंफॉर्मेशन अच्छी आ जाती है। ये तो यूट्यूब चैनल है ही सही अपना। बुक के बारे में ऑलरेडी बोल दिया है, अच्छे बच्चों ने इसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए होंगे, बिल्कुल स्टार्ट कर दो। जिन बच्चों ने ईमानदारी से बुक का एक्सरसाइज नंबर 1 कर लिया, मेरे हिसाब से उनका जेई में निकल जाना चाहिए, ठीक है ना? और जेई मैन में भी अच्छी रैंक लानी, तो एक्सरसाइज नंबर 1 के साथ में 4 कर लेना, ठीक है ना? बहुत है, मोर देन इनफ फॉर जेई, ठीक है? जेई मैन। अब हमारा नया चैप्टर है मेरे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स। ओके, महाराष्ट्र होता तो महाराष्ट्र में हम गणपति के सम्मान में शुभ काम या एक अच्छा टॉपिक शुरू करने से पहले क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बताओ? या हिंदुस्तान में मानते हैं कि कोई अच्छा काम अगर आप शुरू कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहिए बताओ? तुमको मालूम होना चाहिए, है ना? हमारे यहाँ तो डिपार्टमेंट भी बटे हुए हैं भगवान में, तो ठीक है। अरे सोडियम सर की जय नहीं नालायक, है ना? ठीक है। गणपति बप्पा मोरया, यस 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 यस, ओके, जय श्री गणेश, है ना? चलो ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आराम से सुने, हाँ 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 ठीक है, बहुत बड़ी बतवा, शबाश शबाश शबाश, है ना? ठीक है ना? चलिए आ गया बेटा। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेसिकली, आराम सुनिएगा, ये चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे लंबा चैप्टर होता है। 12th क्लास में इससे लंबा चैप्टर कोई है नहीं। इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स में हम थर्मोडायनेमिक्स विद थर्मोकेमिस्ट्री कवर करेंगे, है ना? तो अब आराम आराम सुनिएगा। आ हा हा, रिडॉक्स की लेक्चर ऐप पर नहीं है, ऐप पर होंगे। नहीं है तो आपने 11th क्लास पहले पढ़ा हुआ है, आप चैंपियन हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर भी अगर नहीं है तो डलवा देंगे, अगर आपको ऐसा लगता है
ठीक है ना। आहा, एक बच्चा बोल रहा है भागो थर्मोडायनेमिक्स आ गया। हाँ ओजस, तू भाग जा बेटा, है ना, तू भाग जा, रेस्ट कर आराम से, ठीक है। कभी कभी जेई एडवांस में इस चैप्टर से 1 से लेकर 4 प्रॉब्लम तक आती है। कितनी? 4 प्रॉब्लम। बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स का लिंक केमिकल इक्विलिब्रियम से है, इसका लिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, तो इससे जो है काफी प्रॉब्लम कई बार आ जाती हैं। जनरली 1 से लेकर 4 के बीच में निकालूं, 20 साल का अगर एवरेज निकालूंगा तो 2 प्रॉब्लम का मानकर चलें आप, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जहां तक सवाल जेई मेन का है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस में हो जाता है बेटा, है ना, ठीक है ना। इस चैप्टर के लिए आपको पहले से कोई खास बात नहीं, कुछ आता है नहीं आता, लेकिन दिमाग होना चाहिए। ये इंटेलिजेंट लोगों का सब्जेक्ट है, ढफर लोगों के लिए नहीं बनाया टॉपिक बेटा, है ना। ये अनफॉर्चुनेटली जिनका थिंकिंग लेवल नहीं है उनके लिए चैप्टर नहीं है, लेकिन मैं उन बच्चों को भी फॉर्मूले बता दूंगा कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई करना है, तो अपन उनको भी जेई मैन में निकाल देंगे, ठीक है ना। कोशिश पूरी करेंगे कि बच्चे मेहनत करके जेई मैन क्रैक कर दें, और जो अच्छे बच्चे हैं जो मेहनत करेंगे, साथ में सारा होमवर्क करेंगे, वो जेई मैन और एडवांस दोनों क्रैक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स मेरे बच्चों बेसिकली साइंस का वो पार्ट है जो एक सिस्टम को, उसकी सराउंडिंग्स को, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है उसको, ये बहुत वाइड स्कोप में देखें तो ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है वेसल में, तो उसमें इक्विलिब्रियम आएगा या नहीं आएगा, या उसमें इक्विलिब्रियम है या नहीं है, रिएक्शन हो गई तो कितनी हो गई, बहुत ज्यादा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो गया या नहीं हुआ, तो बहुत सारे इक्विलिब्रियम के क्राइटेरिया आप यहां पर सुनेंगे। इक्विलिब्रियम आएगा नहीं आएगा, या इक्विलिब्रियम है या नहीं है ऐसा बोलना चाहिए मुझे, सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कवर हो जाता है। और तो और, मान लीजिए आप लेबोरेटरी में एक रिएक्शन या प्रोसेस करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो लेबोरेटरी में अगर आप कोई रिएक्शन या प्रोसेस करना चाहते हैं मेरे बच्चों, तो वो उन कंडीशंस में वो रिएक्शन या प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स बता देगा आपको। इसके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली साइंस है जो डील करेगी सिस्टम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैं सिस्टम के बारे में बताऊंगा आपको, प्रॉपर्टीज यस, मैं आपको इसकी एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है बच्चों। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन कम होगा या ज्यादा होगा, या इक्विलिब्रियम है, उसकी सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम, किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि वेसल में इक्विलिब्रियम है या नहीं है, या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस या रिएक्शन अंडर गिवन सर्कमटेंसेज या अंडर गिवन टेम्परेचर प्रेशर पॉसिबल और नॉट, उसका भी आइडिया थर्मोडायनेमिक्स से लग जाएगा। अब है क्या, सुनना, तुमने 11th क्लास में फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, वो हमारा बहुत बेसिक सा पार्ट है बेटा, है ना। वो तो हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में भी वो एंथैल्पी को डील नहीं करते, एंट्रोपी सेकंड लॉ में आ जाएगी, गिब्स एनर्जी को डील नहीं करते। तो फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी है। इजी इसलिए क्योंकि सेकंड लॉ में जो डिटेल पार्ट है आपका, इरिवर्सिबल प्रोसेस भी आप इनफैक्ट फर्स्ट लॉ में कवर करोगे, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, वो सब हमारे सिलेबस में है। उनके सिलेबस में बहुत छोटा सा पोर्शन है जो स्पेशली जीरो और फर्स्ट लॉ के आसपास घूमता है। तो फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स को केमिस्ट्री से मैच मत कराना, बहुत फर्क है, वाइड डिफरेंस है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि बच्चों की उनको थर्मोडायनेमिक्स आती है। मैं उनको 1 या 2 लेक्चर में रियलाइज कराता हूँ कि तुमने जो पढ़ा है वो बहुत ही कम पड़ा हुआ है ना। तो ज्यादा हवा में इसमें किसी बच्चे को उड़ना नहीं चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में। ये काफी सीखने वाला सब्जेक्ट है या पार्ट ऑफ साइंस है, ठीक है। लेकिन इसका बेसिक्स अच्छा है, स्टार्टिंग पार्ट बड़ा अच्छा है, जो बच्चे दिमाग लगा सकते हैं उनके लिए इस सब्जेक्ट में बहुत है, और डफर बच्चों के लिए तो फिर क्या बोलूं मैं, आप समझदार हैं आगे, ठीक है ना। तो वो तो क्या करेंगे, लेक्चर भी सुनेंगे, फॉर्मूले याद कर लेंगे, अप्लाई करना सीख जाएंगे, तो मेहनत करेंगे तो उनका भी अपन जो है कोशिश करेंगे उनके साथ भी काफी अच्छा हो जाए, ठीक है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। इसमें सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले आप एक बेसिक काम कर सकते हैं कि यूनिवर्स के किसी एक पार्ट को, अब कमेंट करना बंद कर दें बच्चे, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ने वाला भी नहीं हूं, है ना। पढ़ाई करो चुपचाप से, है ना, इसी में आपका भला है, ठीक है। ओके, अब यूनिवर्स का कोई भी आप पार्ट सेलेक्ट कर लें जिसकी आप थर्मोडायनेमिक स्टडी करना चाहते हैं, उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, सिस्टम बोलते हैं, राइट।
कोई भी ऐसा रीजन यूनिवर्स का, ये छोटा बड़ा होता है, ये हो सकता है आपके गिलास में पानी भरा हुआ है, आप उसी को सिस्टम मान रहे हैं, या आप जिस रूम में स्टडी कर रहे हैं उसको आप सिस्टम मान रहे हैं, या अपने घर को आप सिस्टम मान रहे हैं। तो सिस्टम यूनिवर्स का एक पार्ट हो सकता है। ऑफ कोर्स हम सिस्टम ऐसा लेते हैं जिसकी हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर पाए। कल को तुमने इंडिया को ही सिस्टम मान लिया तो आपकी औकात नहीं कि आप उसको लेकर डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर पाओगे, समझ रहे हो? तो थर्मोडायनेमिक्स में आप मान लो कोई रिएक्शन कर रहे हो किसी वेसल में, तो उस वेसल को सिस्टम मान लो, ठीक है ना? तो हम जिसकी फिजिबिलिटी या जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं उसी को यूनिवर्स का पार्ट जो है हम सेलेक्ट करते हैं, या ऐसे बोलिए हम यूनिवर्स का वो पार्ट सेलेक्ट करते हैं जिसकी हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करना चाहते हैं या कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सराउंडिंग का रेस्ट पार्ट, सराउंडिंग का दूसरा पार्ट जो आपके सिस्टम को या तो इफेक्ट करेगा या उससे इफेक्टेड होगा। सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का दूसरा पार्ट जो आपके सिस्टम को इफेक्ट करेगा या उससे इफेक्ट होगा, उसको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं मेरे बच्चों। जैसे इजी करके बोलता हूं, मान लो 1 मिनट के लिए आप जिस रूम में बैठे हैं वो आपका सिस्टम है। आपने बोला सर हम तो इसी को सिस्टम मानेंगे, ठीक है बेटा। अब तेरे रूम के बाहर, अब तेरे रूम के बाहर भी घर में कुछ और चीजें हैं, वो सब सराउंडिंग में आ गया बेटा, सब सराउंडिंग में आ गया, है ना? अब आप जहां बैठे हुए हैं और बाहर ड्राइंग रूम में या दूसरे कमरों में जो आपके घर फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं वो आपके सराउंडिंग्स में आएंगे आपको। और अब आपके जो फैमिली मेंबर रूम से बाहर हैं इनको सेपरेट कौन कर रहा है इस समय? तो आप दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे वॉल। सर रूम की जो वॉल है उससे मेरे और फैमिली मेंबर्स के बीच में हाल फिलहाल डिफरेंस है, वो मुझे नहीं देख पा रहे, मैं उनको नहीं देख पा रहा हूं, समझ रहे हैं आप? तो आप कहलाएंगे सिस्टम। आपके रूम के बाहर जो भी है वो सब आ जाएंगे सराउंडिंग्स में, चाहे टेबल कुर्सी जो भी हो, फ्रिज वगैरह जो भी रखा हुआ है सब, ठीक है ना, वो सराउंडिंग्स में। सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसको बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? बाउंड्री बोलते हैं। इंटरफेस और एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड बाउंड्री। अब बाउंड्री मे बी रियल और इमेजिनरी। आप बैठे हुए रूम के अंदर तो आपकी जो वॉल है वो सही मायनों में रियल वॉल है। आप बोलोगे हाँ सर रियल है। जैसे मैं इस वॉल को धक्का मारूं, इसको मारूंगा तो टूट सकता है ना, थोड़ा पावर ठीक ठाक है ना। लेकिन अगर इसके साइड की वॉल को अगर मैं धक्का मारूंगा तो मूव नहीं करेगी, वो मूव नहीं कर रही तो उसको बोलते हैं रिजिड वॉल है ना। क्या है वो? रिजिड वॉल है। अब मैं प्रैक्टिकल रियलिटी पर आता हूं। देखो सामने ये गिलास है, इस ग्लास के अंदर मेरे पीने का पानी भरा हुआ है, ठीक है सर। इसको मैंने अभी हाल फिलहाल ढक रखा है। तो मैं अब इस ग्लास के अंदर जो वाटर भरा हुआ है थोड़ा सा गर्म पानी है, ठीक है। अब जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है मेरे बच्चों वाटर, मेरे को उसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है। आराम सुनिएगा। तो ये जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, मेरे पास यही था इसलिए इसको उठा लिया मैंने। तो मेरे लिए इस गिलास में जो वाटर है लगभग 250 ml, वो मेरा सिस्टम है। तो अब गिलास और मेरे मतलब पानी और मेरे बीच में ये कांच आ रहा है। गिलास देख लीजिए आप, है ना, ये कांच है। पानी जो है वो हमारा सिस्टम है जिसकी मैं थर्मोडायनेमिक स्टडी करना चाहूंगा। मैं सराउंडिंग में आऊंगा, ये जो ग्लास की वॉल आ रही है मेरे और वाटर के बीच में, मेरा हाथ गीला नहीं हो रहा है क्योंकि पानी और मेरे बीच में ये ग्लास की वॉल है। इसको बोलते हैं बेटा बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। और ये आवाज भी कर रही है, पकड़ भी रखा है, फील भी आ रही है, तो इसको बोलते हैं रियल बाउंड्री। अब ये जो बाउंड्री होती है दैट मे बी रियल बाउंड्री, मे बी एडियाबैटिक, मे बी डायाथर्मिक। ये जो ग्लास है, जो वॉल है जिसने पानी को और मुझे अलग कर रखा है, ये रियल भी होती है और इमेजनरी भी होती है। ये रियल है, कैसे पता लगा? अरे पानी अंदर भरा हुआ है लेकिन मेरा हाथ गीला नहीं हो रहा है, इसका मतलब रियल बाउंड्री है। मुझे फील भी आ रही है, मैंने पकड़ रखा है, सीधी सी बात, तो रियल है। अब डायाथर्मिक का मतलब क्या होता है? डायाथर्मिक अगर कोई भी वॉल है तो उसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर हो जाता है मेरे बच्चों। इस ग्लास में हल्का सा गर्म पानी भरा हुआ है तो मेरे हाथ पर हल्की हल्की सी हीट आ रही है, तो हल्का हल्का सा हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये है डायाथर्मिक वॉल। तुमने फिजिक्स में जो बेसिक टर्म सुनी हुई है थोड़ी बहुत, वो सब यहाँ काम आ जाएंगी। वो बेसिक पार्ट यहाँ पे आराम से आ जाता है। अब वो क्या है कि सर एक बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। अगर कभी भी एडियाबैटिक वॉल या बाउंड्री लिखा होता है तो उसका मतलब होता है इसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो अब ये ग्लास है,
इस ग्लास से पानी इवोपरेट होकर बाहर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? यहां पर सारी की सारी बाउंड्री रियल है, पूरा ग्लास है, ऊपर मैंने इसको देखो स्टील के ढक्कन से ढक रखा है, तो अभी ये पानी हाल फिलहाल बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसकी सारी वॉल जो है वो स्टील से या ग्लास से बनी हुई है, पानी अंदर पैक है। ठीक है, तो इसको आपने फिजिक्स में कभी ओपन क्लोज और आइसोलेट सिस्टम पढ़ा होगा, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। ठीक है ना? पहले समझा सिस्टम, यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट जिसकी आप थर्मोडायनेमिक स्टडी करना चाहते हो मेरे बच्चों, उसको बोलते हैं हम सिस्टम। सिस्टम के बाहर ऐसा पार्ट यूनिवर्स का जो आपके सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है या हो सकता है, उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स। ठीक है ना? सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है मेरे बच्चों, उसको बोलते हैं बाउंड्री। तो पानी हो गया मेरा सिस्टम, मैं हो गया इसकी सराउंडिंग्स, या मेरा रूम हो गया इसकी सराउंडिंग्स। ग्लास जो है ये कहलाएगा बाउंड्री। इंटरफेस और एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी, ये सारी बाउंड्री रियल दिख रही है मेरे को। मान लो मेरे बच्चों मैंने अभी इस ग्लास की इस बाउंड्री को हटा दिया, स्टील की एक बाउंड्री को हटा दिया, अब ये वाटर इवोपरेट होकर बाहर जा सकता है क्योंकि आपने इसकी एक बाउंड्री हटा दी है। नाउ दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी बाउंड्री। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी बाउंड्री। जितना सुनोगे उतना फायदे में रहोगे, तुम्हारे किसी भी फालतू बात का मैं कोई आंसर नहीं देने वाला हूं। समझ रहे हो आप? जो भी लोग लिख रहे हैं वो अपनी इज्जत मेरी नजरों में कम कर रहे हैं अब, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको ढंग से पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वरना तुम वही सड़क छाप बच्चों में कन्वर्ट हो जाओगे जो जो शेर और शायरी सुनना, टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए कई ऑनलाइन क्लासेस में जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे उस तरह के बच्चों में कन्वर्ट हो। समझ रहे हो आप? तो जितना सुनोगे उतना फायदा मिलेगा। और जो इडियट अभी भी क्वेश्चन करे जा रहे हैं, लिख रहे जा रहे हैं, बदतमीजों को मैं अभी थोड़ा सा इनका नाम लेके बोलूंगा तो इनको बुरा लगने लग जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो तुम पढ़ लो तो तुम्हारा भला हो जाएगा इसमें। ठीक है ना? इडियट कहीं के, इतना बोल रहा हूं कि मत लिखो फिर भी लिखे जा रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? ओके, तो यहां देखो मेरे बच्चों, तो ये जो पार्ट है हमने समझा सिस्टम को। अब होता क्या है बेटा, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी जो भरा हुआ है उससे हीट थोड़ी बहुत मेरे हाथ पर आई और इस रूम में आ जाएगी। लेकिन अब जो बच्चे दिमागदार हैं, इंटेलिजेंट है, वो समझेंगे कि इस ग्लास में इतनी हीट नहीं है, पानी के अंदर इतनी हीट नहीं है कि इससे हीट निकलकर इस रूम के अंदर आए और इस रूम का टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाए। मेरे बच्चों, इतना नहीं है पॉसिबल। तो अब आपको समझना होता है कि जब हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं तो सिस्टम और सराउंडिंग हम हमारे लेवल के हिसाब से लेते हैं कि किसकी हम स्टडी कर पाएंगे और किसकी स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। अब मान लो कोई बेवकूफ बच्चा हो तो उसको मैं ऐसे बोलूंगा उसके हिसाब से कि तूने पानी भर लिया इसमें, है ना, इस गिलास में गर्म पानी भरा हुआ, हीट थोड़ी बहुत मेरे हाथ पे आएगी, थोड़ी बहुत रूम में फैल जाएगी, लेकिन इससे आप ये तो नहीं निकाल पाओगे कि इस समय कश्मीर में जो आइस कहीं पर गिर रही है वो आइस कितनी इस हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगी। तो वो अगर निकालने बैठ गए तो इसका मतलब तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स में इंटेलिजेंट लोगों का सब्जेक्ट है, मूर्ख लोगों के लिए इस टॉपिक में या चैप्टर में जगह नहीं होती है बेटा, है ना? तो जितना सुनोगे उतना फायदे में जाओगे। तो एक तो है मेरे बच्चों सिस्टम, और एक क्या होता है सराउंडिंग्स, और एक क्या होता है बाउंड्री। तो सिस्टम क्या बोला बेटा? सिस्टम, द सिस्टम इज एनी रीजन और स्पेस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तुम जित यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए मेरे बच्चों सेलेक्ट करते हो, उसी का नाम होता है सिस्टम। एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज सेलेक्टेड फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम के बाद आता है मेरे बच्चों सराउंडिंग्स। क्या आता है? सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स जो है, सिस्टम हो गया सराउंडिंग्स, सराउंडिंग की स्पेलिंग भी गलत करके नालायकों ने। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ऑल अदर मैटर दैट कैन इंटरेक्ट विद दिस सिस्टम। ठीक है ना? ऑल, ठीक है, तो आप बोलोगे यस सर। तो ऑल अदर मैटर दैट कैन इंटरेक्ट विद दिस सिस्टम, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया। अब सिस्टम और सराउंडिंग कौन सेपरेट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बाउंड्री। बाउंड्री रियल और इमेजिनरी हो सकती है सर। मान लो आप रूम के अंदर खड़े हैं, मैंने गेट खोल दिया। अब गेट खोल दिया तो चक्कर क्या पड़ेगा बेटा? गेट में से आप बाहर जा सकते हो और कोई बाहर से अंदर आ सकता है। तो वॉल तो बहुत सारी बनी हुई है, जो वॉल है रूम की वो तो रिजिड बाउंड्री है, रियल में है। रिजिड क्यों बोल रहा हूं? वॉल आपसे रूम की मूव नहीं करती है। क्या आपने सर वॉल को धक्का दिया, रूम की वॉल को, और वो जो है रूम डबल हो गया? ऐसा तो नहीं होता है ना? ठीक है ना? आई होप सो कि आपकी घर की जो वॉल है वो रिजिड होंगी। अब ये रूम का अगर मैं गेट खोल दूंगा मेरे बच्चों, तो ये जो गेट आपने ओपन कर दिया, तो अब वो
कुछ सर्टेन फिट का जो एरिया है उसमें से अब मास जो है अंदर से बाहर या हीट अंदर से बाहर जा सकती है, तो अब उसके अंदर एक इमेजिनरी बाउंड्री क्रिएट हो गई। जिस इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब है सिंपल जो कुछ नहीं है, जिसके थ्रू मास अंदर बाहर जाएगा। तो आप जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री में बी रियल और इमेजिनरी, बाउंड्री में बी रिजिड और नॉन रिजिड, बाउंड्री में बी एडियाबैटिक और डायथर्मिक। तो बाउंड्री बहुत तरह की हो सकती है मेरे बच्चों, ठीक है। बाउंड्री envelope or anything anything which separates system and surroundings is called boundary, ठीक है ना। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है मेरे बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया बाउंड्री। बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी, यस। बाउंड्री जैसे मान लो आपने ग्लास में पानी भर दिया, तो ग्लास में जो पानी भरोगे मेरे बच्चों वो इसके अंदर है, तो ये क्या कहलाएगी, रियल बाउंड्री। क्या कहलाएगी, रियल बाउंड्री। और अब यहां से पानी इवोपरेट होकर बाहर जाता है, या यहां से आप पानी को जो है वो अंदर ला सकते हैं। तो ये इस ग्लास में एक सर्टेन लेवल तक ही मेरे बच्चों, इस ग्लास में एक सर्टेन इसका वॉल्यूम है डेफिनेट, उतना ही इसके अंदर पानी आ सकता है। आप बोलोगे यस सर। तो इसमें डॉटेड पॉइंट जो मैं बना रहा हूं, यहां से ज्यादा पानी भरोगे तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में इमेजिनरी बाउंड्री, है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। रियल बाउंड्री, अब जो रियल बाउंड्री है दैट मे बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। कोई वैसल ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चों, और कोई वैसल पिस्टन जैसा भी हो सकता है। पिस्टन जैसा वैसल होगा मेरे बच्चों, तो ये एक रिजिड वैसल है, तो इसकी ये रिजिड वैसल हो गया। रिजिड वैसल का मतलब हो गया मेरे बच्चों इसकी सारी बाउंड्री रिजिड है। लेकिन पिस्टन आपने फिजिक्स में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ये इसकी जो बाउंड्री है मेरे बच्चों नॉन रिजिड बाउंड्री है। क्या है, नॉन रिजिड बाउंड्री है। रेस्ट बाउंड्री इसकी क्या है, वो रिजिड है। नॉन रिजिड का मतलब फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, जिसके थ्रू पिस्टन अप या डाउन जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो पिस्टन अप डाउन जाता है। बाउंड्री में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल या नॉन रिजिड बोल दीजिए। बाउंड्री में भी एडियाबैटिक और डायथर्मिक। एडियाबैटिक आपने पढ़ा हुआ है बेटा, इस बाउंड्री के अक्रॉस हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है ना। एडियाबैटिक बाउंड्री के अक्रॉस हीट ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन डायथर्मिक जो वॉल है, आप भूल ना जाएं तो मैं लिख देता हूं, अक्रॉस डायथर्मिक वॉल, अक्रॉस डायथर्मिक वॉल, जैसे मेरे बच्चों मैंने ग्लास पकड़ रखा था तो उससे हीट ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो अक्रॉस डायथर्मिक वॉल हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल। अक्रॉस डायथर्मिक वॉल हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल, है ना। अक्रॉस डायथर्मिक वॉल हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल। डायथर्मिक वॉल जो होती है इसके अक्रॉस कभी भी हीट ट्रांसफर नहीं होता, इतना आपने फिजिक्स में जरूर सुन लिया होगा मेरे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, तो डायथर्मिक, अब देखो इस क्लास में इतने बड़े बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं जिनको मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, कमेंट करना शुरू कर दिया। एक का नाम है अनमोल गिरधर, सर एडियाबेटिक और डायथर्मिक में कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि तुम बेवकूफ हो, इडियट हो तुम नंबर 1 के, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तुम नंबर 1 के बेवकूफ हो, इडियट हो, तुमको डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं मालूम है। तुम्हारे जैसे बच्चे आईआईटी में जाके फेल होते हैं, जेई मैन में फेल हो जाओगे। मैंने पढ़ाना शुरू नहीं करा उससे पहले बोला कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे बेवकूफ लोग हैं यार, है ना, है ना। तो डायथर्मिक जो वॉल है, मतलब एक बच्चा फिजिक्स 11th क्लास में पढ़ चुका होता है और उसको डायथर्मिक नहीं मालूम है, ये इससे बड़ी उसके लिए शर्म की कोई बात नहीं होती, नंबर 1। अब नहीं है शर्म की बात तो चलो कोई बात नहीं, अब बोल रहा हूं तब तो सुन ले, तब तो सुन ले इस बात को। तो एडियाबैटिक जो वॉल होती है उसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे अच्छी क्वालिटी का थर्मस लोगे, उस अच्छी क्वालिटी के थर्मस में अगर आप गर्म चाय भर दोगे, अच्छी क्वालिटी थर्मस होना चाहिए, आप ढंग से बंद कर दो तो आपको फील आएगी कि आपका हाथ गर्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब थर्मस की जो अंदर वॉल है वो सर एडियाबैटिक होगी, जिसकी वजह से हीट बाहर नहीं आ रही है, समझ रहे हो आप। तो एडियाबैटिक जो वॉल होती है इसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर नहीं होती है। मैंने पहले ही बोला बेवकूफ लोगों के लिए सब्जेक्ट नहीं है, सुनना पड़ेगा, समझोगे। अनमोल अब बोल रहा है अब क्लियर है। भैया प्यारे बच्चे, तुम जितना सुनोगे ना तब फायदा मिलेगा, है ना। नहीं सुनोगे, जल्दबाजी करोगे तो
जेई मैन में फेल हो गए, उसमें सोचना क्या है बेटा यार, 15 लाख में से कितनी बार क्लास में बोला हुआ है 12.5 लाख बच्चे फेल होंगे, तुमको देखना है 2.5 में आना है कि 12.5 में आना है। तो जो सुनते नहीं है, जल्दबाजी करते हैं, वो सब 12.5 के अंदर आते हैं, मेजोरिटी के साथ चलते हैं वो, हम फेल होंगे जेई मैन में। समझ रहे हो? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे बच्चों, तो अक्रॉस डायथर्मिक वॉल हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल। जैसे अब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? अब तुम सुनो, एक बच्चा है जिसका नाम है अंशुर राज नरवानिया। सर डिड वी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स इन क्लास 11th? अब इस बेवकूफ से ये पूछो, तेरे इस क्वेश्चन का सेंस क्या है यहाँ पर? ये चीजें प्रूव करती हैं कि ये बच्चे पढ़ने के लायक नहीं है। अब इसको बुरा लगेगा सुनने में, अरे तू पढ़े ना, अब चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो अब क्यों रो रहा है तू? नहीं, अब क्यों रो रहा है? इस क्वेश्चन का यहाँ सेंस क्या है? सेंसलेस। इनको लिखना होता है बस, इनको पढ़ना नहीं होता है, इनको लिखना होता है बस, कि मैं टाइप करूं, सर पढ़ेंगे मेरा नाम और वो सोचेंगे मैं इंटेलिजेंट कितना हूं। अरे बेटा, यही तो प्रॉब्लम है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तू बैठा होता, तेरा मुंह इधर से घुमा देता मैं अब तक तो। समझ रहा है? अगर तू ऑफलाइन में होता ना, तेरा मुंह ऐसे घुमाता बेटा। समझ रहा है? तो डिसिप्लिन बहुत बढ़िया सीखते तुम ऑफलाइन के अंदर, है ना? ऑनलाइन में क्या कुछ भी लिखे जाओ, कुछ भी लिखे जाओ, है ना? तो अकल नहीं है कि यार हमें पूछना चाहिए इस क्वेश्चन कोई सेंस भी है कि नहीं है। अरे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना शुरू करो। तुम बेवकूफ थे या इंटेलिजेंट थे वो छोड़ो, अब पढ़ लो मेरे बच्चों, ताकि अपना फ्यूचर बन जावे। ठीक है ना? ठीक है ना? तो अपने को पढ़ लेना चाहिए ईमानदारी से, बजाय टाइप करने के। ज्यादा अच्छा है, जितना सुनोगे मेरे बच्चों उतना फायदे में जाओगे, जितना लिखोगे टाइप करते रहोगे कमेंट करते रहोगे उतना नुकसान में जाओगे। ठीक है? आगे आपकी मर्जी। ठीक है ना? ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है, देखो सर क्या आप मिलिट्री में थे क्या जस्ट फॉर फन? नहीं, मैं एनसीसी कैडेट रहा हूं, मुझे डिसिप्लिन का मतलब बहुत अच्छा मालूम है। और जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं उनको डिसिप्लिन का मतलब मालूम भी होना चाहिए। दे नो वेरी वेल कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम। समझ रहे हो आप? ठीक है ना? उस लेवल पे आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना डिसिप्लिन चाहिए, वो तुम्हारे अभी समझ में नहीं आएगा। तुम अभी जो 10-20 किलोमीटर दौड़ के आओगे ना, तब तुम्हें तुम्हारे फेफड़े बाहर आने लग जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो आपको मालूम चलेगा कि कभी इंटरनेशनल प्लेयर बनना कितना मुश्किल काम होता है, और उस लेवल पे जाके परफॉर्म करना कितना मुश्किल होता है। समझ रहे हो? इन सब के लिए 2-3 चीजें चाहिए, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो लाना पड़ता है मेरे बच्चों, है ना? आप में से कई बच्चों में डिसिप्लिन है, बहुत ही अच्छी बात है। और इसी क्लास के कई बच्चे देखना आप जो डिसिप्लिन में है, वो जेई मेन और एडवांस क्रैक कर जाएंगे, और पक्का वो आईआईटी के अंदर जाएंगे। तुमको वो बच्चा बनना है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। बाउंड्री के बारे में बात करी। डायाथर्मिक जो वॉल होती है, इसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर होती है मेरे बच्चों। ठीक है? और अगर आपके पास किसी वेसल में मेरे बच्चों सारी वॉल अगर एडियाबेटिक हैं, तो इसका मतलब है ना तो हीट अंदर फ्लो होगी, ना हीट बाहर फ्लो होने वाली, बाहर से अंदर ना अंदर से बाहर। तो आपके पास अगर कोई, मान लो ऐसे रूम है जिसकी सारी वॉल एडियाबेटिक है, तो इसका मतलब है सर हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ना तो हीट फ्लो होगी अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। आपने कभी पढ़ा होगा, हीट फ्लो होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। समझ रहे हो आप? अपन पढ़ते हैं हमेशा हीट फ्लो होती है नेचुरली मेरे बच्चों, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। ठीक है? चलिए आगे आते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट कवर कर लिए मेरे बच्चों। सिस्टम कवर कर लिया, सराउंडिंग्स कवर कर लिया। ठीक है, और क्या रखा? बाउंड्री कवर कर लिया हमने, बाउंड्री कवर कर लिया हमने, और क्या कवर करेंगे? टाइप्स ऑफ सिस्टम। यस, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा मेरे बच्चों, आराम से सुनिएगा। इसमें एक आ गया ओपन सिस्टम, एक आ गया क्लोज सिस्टम, और एक आ गया आइसोलेट सिस्टम। अब इसको आराम से सुनिएगा, और ये आपने पढ़ा हुआ है। ओपन सिस्टम क्या होता है बेटा? एक ऐसा सिस्टम होता है मेरे बच्चों जो अपने सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है। टाइप ऑफ सिस्टम में ओपन सिस्टम क्या है? एक सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, एक सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकता है मेरे बच्चों, उसको बोलते हैं सिस्टम। जैसे मान लो मेरे बच्चों, मैंने इसमें पानी भर दिया, ठीक है, वाटर भर दिया मेरे बच्चों। अब वाटर भर दिया तो वाटर इससे इवोपरेट होकर बाहर भी जा सकता है, तो आप इसमें पानी उड़ भी सकता है, और आप चाहे तो पानी और भर भी सकते हैं। तो ये जो एक वैसल है या पॉट है या बीकर है आपके पास, उसकी ऊपर की सरफेस खाली है, मतलब ऊपर तो कुछ है नहीं, तो पानी इन भी हो सकता है, पानी आउट भी हो सकता है। तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। रियल क्या है? जैसे आपने घर में सीधा गिलास ले रखा है, तो गिलास के
आप देखोगे तो आपको चारों तरफ एक स्टील की वॉल नजर आ रही है, लेकिन टॉप पोर्शन खाली है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। ये रियल बाउंड्री है। रियल बाउंड्री जो है वो एडियाबैटिक या डायथर्मिक में से एक हो सकती है। अगर वो डायथर्मिक है तो इसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर नहीं होगा, अगर डायथर्मिक है तो हीट ट्रांसफर हो जाता है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है मेरे बच्चों, ये सिस्टम के साथ सराउंडिंग के साथ में मास एक्सचेंज कर सकता है। इसमें मास आ भी सकता है, मास जा भी सकता है, ठीक है। और एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब आपने मान लो गर्म पानी भर रखा है बेटा, पता लगा हीट ट्रांसफर होकर बाहर ऊपर ऊपर जा रही है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। तो यहां एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर पॉसिबल होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है ना। ठीक है, ये आ गया मेरे बच्चों। अब आइए आराम से, क्लोज सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, ओनली एनर्जी विद सराउंडिंग्स। एक ऐसा सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग के साथ में मेरे बच्चों एनर्जी का केवल एक्सचेंज करता है। तो केवल अगर एनर्जी का एक्सचेंज करेगा तो इसका मतलब है सर इसकी सारी बाउंड्री रियल होंगी, सारी बाउंड्री रियल होंगी, एक जरा सा भी होल नहीं होगा इसके अंदर। तो क्लोज सिस्टम आ गया बेटा। रिजिड वेसल, अब आपको आगे जाकर अभी मैं पढ़ाऊंगा इसमें कि रिजिड वेसल के अंदर वर्क डन नहीं होता है मेरे बच्चों, अभी वो आपको आगे जाके पढ़ना है। हमारे यहाँ वर्क डन को डिफाइन कैसे करते हैं, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये अभी नहीं पढ़ना है, ये बाद में काम आएगा। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर कितना है, ये कैसे आएगा सब बाद में बताऊंगा। हाल फिलहाल रिजिड वेसल के अंदर डेल्टा वी क्या होता है, जीरो। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसके अंदर वर्क डन जीरो आता है। ये पार्ट अभी आगे मैं आराम से सिखाऊंगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। रिजिड वेसल जो है, राइट, ये एक क्लोज सिस्टम है, बस इतना समझो, इससे मास ना तो अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। यहां ये भी हमारा एक क्लोज सिस्टम है। फर्क क्या है मेरे बच्चों, इसमें भी अगर कोई गैस भरी हुई है तो ना तो मेरे बच्चों अंदर जाएगी ना बाहर आएगी। बस फर्क क्या है कि इसकी जो एक बाउंड्री फ्लेक्सिबल है, उसकी वजह से अप डाउन कर सकता है। पिस्टन में भी अप जाए, में भी डाउन जाए, तो भी क्या हुआ, इससे मास एक्सचेंज नहीं होगा कभी भी। नो मास एक्सचेंज। आईआईटी में लैंग्वेज कभी कभी घुमा घुमा के आ जाती है मेरे बच्चों, तो नो मास एक्सचेंज, इसके अंदर कोई मास एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। केवल किसका होता है बेटा, ओनली एनर्जी। और आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ये आपने फिजिक्स में सुना होगा शायद, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं। एक सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दो फॉर्म में करता है मेरे बच्चों। एक का नाम होता है हीट और दूसरे का नाम होता है वर्क, ठीक है ना। वर्क फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड है, हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस पर बेस्ड है, वो भी आगे बता दूंगा मैं आपको। तो क्लोज सिस्टम में तो केवल एनर्जी एक्सचेंज होगी, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लोज सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, बाउंड्री मूव करने के लायक हो या फिर बाउंड्री मूव ना करें, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक होल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपने एक होल भी कर दिया तो उससे मास इन और आउट हो सकता है, ठीक है ना। तो क्लोज सिस्टम का मतलब है जिसकी सारी बाउंड्री रियल हैं, मास ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम। यस, ये जो सिस्टम है जिसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें ना तो मैटर ना एनर्जी, दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है अपनी सराउंडिंग के साथ में। ना तो मास अंदर जाएगा ना मास बाहर जाएगा, ना ही ट्रांसफर होगी, कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो आइसोलेट सिस्टम है मेरे बच्चों, हमारे पास एक वेसल है, मान लो इसके अंदर गैस भरी हुई है, आराम से देखें, गैस भरी हुई है, ठीक है। तो ये एडियाबैटिक आपने वॉल कर दी इसकी, ताकि इससे हीट ट्रांसफर ना हो। इंसुलेशन करना, इंसुलेशन समझते हैं, इंसुलेशन करने से क्या होता है बेटा, हीट ट्रांसफर रुक जाता है आपका, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, a system can exchange, a system can exchange energy with its surroundings। या और पूरा लिख दूं बड़ा बड़ा, ये याद रखना मेरे बच्चों, ये स्टेटमेंट सारे क्लास के अंदर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको स्टेटमेंट याद रखना है, आगे काम आएगा बेटा ये। अ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ
इन फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क with its surroundings. ठीक है ना। एक सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ में एनर्जी का एक्सचेंज दो फॉर्म में करता है मेरे बच्चों, इन फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क विद इट्स सराउंडिंग्स। मतलब जो एनर्जी है मेरे बच्चों, वो एनर्जी अगर आप एक्सचेंज रोकना चाह रहे हैं तो ना तो हीट ट्रांसफर होना चाहिए, ना वर्क डन आना चाहिए पिक्चर में, है ना। वर्क डन कैसे रुकेगा मेरे बच्चों, कोई डिस्प्लेसमेंट मत होने दो, सारी बाउंड्री रिजिड कर दो। सारी बाउंड्री अगर रिजिड हो जाएंगी तो वर्क डन जीरो हो जाएगा बेटा। वर्क डन फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रेशर इंटू डेल्टा वी से निकलता है, नहीं मालूम है तो वो भी सिखाऊंगा कैसे आता है। तो वर्क डन जीरो आएगा अगर सारी वॉल रिजिड होंगी, कोई मूवमेंट नहीं आएगा, किसी बाउंड्री में मूवमेंट नहीं आएगा, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, तो वर्क डन हमेशा जीरो आएगा बेटा। और क्यू जीरो क्यों है, क्यू इसलिए जीरो है क्योंकि आपने वेसल की जो वॉल है उनको इंसुलेशन करके एडियाबैटिक बना रखा है, ठीक है ना। तो एडियाबैटिक एग्जाम में कभी वॉल लिखा होगा या इंसुलेशन लिखा होगा तो समझ जाओ आपने उस वेसल को एडियाबैटिक बना दिया है, उसमें ना तो हीट अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। तो एक सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी का एक्सचेंज दो फॉर्म में करता है, एक का नाम है हीट और एक का नाम है वर्क। तो बेटे आराम से सुनना, वेसल आपने क्लोज कर दिया, उसमें एक भी होल नहीं है, तो मास तो अंदर बाहर जाएगा नहीं, मास तो अंदर बाहर जाएगा नहीं। अब आपको एनर्जी का एक्सचेंज रोकना है। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे बोलेंगे सर एनर्जी एक्सचेंज दो फॉर्म में होता है, एक हीट और एक वर्क, तो आप इसकी बाउंड्री को सबको रिजिड बना दो, नो वर्क डन। फिर आप सारी बाउंड्री को एडियाबैटिक बना दो, हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो आपने क्यू भी जीरो कर दिया और डब्ल्यू भी जीरो कर दिया। तो अब हमारे सिस्टम की सराउंडिंग के साथ में एनर्जी एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है। मतलब आइसोलेट सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसका सराउंडिंग के साथ में ना तो मैटर एक्सचेंज होगा मेरे बच्चों, ना कोई एनर्जी एक्सचेंज होगी। जितना अच्छा सुनोगे उतना फायदे में जाओगे। और कई बच्चे जो टॉपर्स हैं उनको जो नोट्स पढ़ाए मैंने आपको वही पढ़ा रहा हूं। और बता दूं आपको, हिंदुस्तान के ना जाने कितने टीचर्स इन नोट से सीखते हैं, पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि वो सीख रहे हैं और वो आगे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो मेरी जो विद्या है वो उनके काम आएगी। ये बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात है। तुम में से भी जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। एग्जाम हर साल होता है, फेल होने वाले काफी लोग होते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, एक बच्चा बोला है सर थर्मल फ्लास्क में थोड़े समय बाद हीट ट्रांसफर क्यों होता है, क्योंकि उसकी सारी बाउंड्री परफेक्टली एडियाबैटिक नहीं होती है बेटा, है ना। एडियाबैटिक बाउंड्री परफेक्टली इतनी सस्ती बनने लग जाए, मिल्टन का फ्लास्क आ रहा 100-200 रुपए में, तो बेटा फिर तो कबाड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो आप। साइंस अभी तुम प्लांट में नहीं गए हो बेटा, पेपर पे पढ़ना और प्लांट में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा फर्क होता है। तो एक्चुअल में जो आप फ्लास्क वगैरह बोलते हो मिल्टन वगैरह के, कोई भी अच्छी कंपनी के, वो परफेक्ट बाउंड्री उसकी एडियाबैटिक नहीं बन पाती है। इतने सस्ते में बनेंगे कि बेटा एडियाबैटिक बाउंड्री, कैसी बातें कर रहा है, छोटे हो भी, है ना। पूछा तो इसलिए आंसर कर दिया मैंने, ठीक है ना। आहा, एक बच्चा बोल रहा है क्यू क्या है, अरे नालायक गधेड़े, क्यों प्रूव करते हो क्लास के अंदर कि आपको कुछ नहीं आता है, नहीं क्यों प्रूव करते हो बेटा, शांति सुनो, है ना। हीट वर्क का मतलब डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मतलब इतना बुरा हाल है इस क्लास में बच्चों का, आप सोचो इन बच्चों को कैसे जेई मैं एडवांस के लिए मैं तैयार करूंगा, मेरा कलेजा जानता है, समझ रहे हो आप। लेकिन मैं फिर भी एक वर्ड जिसका नाम है उम्मीद, उसको कभी नहीं छोड़ता हूं कि इन बच्चों के अंदर कभी स्पार्क क्रिएट होगा और ये पढ़ाई करेंगे। और इसमें से ऑलरेडी कई बच्चे अच्छे और बहुत अच्छे हैं जिनको अपन जेई मैन और एडवांस क्रैक करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेरिएबल्स, आहा, स्टेट वेरिएबल्स क्या है सर, हमारे सिस्टम की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम हमारे सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं मेरे बच्चों, उनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। सिस्टम की जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, आप नाम सुना होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, सब पढ़े अपन ने। तो हमारे कोई भी सिस्टम, मान लो आपने ये एक सिस्टम बना लिया, ठीक है, इसके अंदर आपने गैस भर दी, ये पिस्टन लगा रखा है बेटा, आप बोलोगे ठीक है सर। अब इसके अंदर अगर कोई गैस भरी हुई है मेरे बच्चों, आराम से देखिए, तो इसके अंदर कई कई पैरामीटर्स हैं जिससे आप अपने सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर दोगे कि सर मेरे पास सिस्टम में गैस भरी हुई है। अब जो बच्चे इंटेलिजेंट समझेंगे कि गैस भरी हुई है सर,
तो कौन कौन से मेजरेबल पैरामीटर है गैस के लिए? तो एक बच्चा चिल्लाएगा सर टेम्परेचर गैस का डिफाइन होता है। यस बेटा। प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, या मास होता है, या मोल्स होते हैं? तो उसको याद आएगा, अरे यार सर सही कह रहे हैं, मास होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अपन ने तो एक दो ही बात की है। तो हमारे सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं कुछ पैरामीटर्स जिनका नाम है टेम्परेचर, प्रेशर, हीट कैपेसिटी पढ़ा होगा बेटा, और आगे पढ़ोगे गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, पता नहीं क्या क्या, मास, वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सब पढ़ोगे आप, है ना। तो हम हमारे सिस्टम की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, जिनसे हमारे सिस्टम की स्टेट को हम डिफाइन करते हैं, उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टी हमारे सिस्टम की होती है मेरे बच्चों, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक का नाम है एक्सटेंसिव और एक का नाम है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज हमारे सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, मतलब इनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम आर क्लासिफाइड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या है? ये बड़ा अच्छा मूव होता है, ये चीजें फिजिक्स के अंदर, मतलब अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर चल रहा है बच्चों, लेकिन सही मायनों में बच्चे फिजिक्स के अंदर ही नहीं पढ़ते हैं ढंग से, या नहीं सुना होता है एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। और ये हमारे जेई में आ जाता है, ये हमारे जेई में एडवांस में आ जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। तो पहले ही लेक्चर के अंदर ऐसा पार्ट है जो फिजिक्स में कवर नहीं होता है, तो इंटेलिजेंट बच्चों के समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स को पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, स्कोप है, वो बहुत ज्यादा है ना। अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, आराम से समझिए। मान लो किसी बच्चे का दिमाग नहीं चल रहा है, तो मैं उसको बहुत सिंपल तरीका बोलता हूं, क्या? जो सैंपल की साइज चेंज करने से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है मेरे बच्चों, जो सैंपल की साइज को चेंज करने से, बड़ा छोटा सैंपल लेने से जो प्रॉपर्टी चेंज हो गई मेरे बच्चों, एक्सटेंसिव है, और जो चेंज नहीं हुई वो इंटेंसिव है। आप बोलोगे अच्छा सर, अब मैं बताता हूं आपको। जैसे इस ग्लास में मेरे बच्चों पानी भरा हुआ है, सब बच्चे देख लें, काफी ऊपर तक भरा हुआ है। अब इसमें मैं वाटर की क्वांटिटी को कम कर देता हूं। वाटर की क्वांटिटी को अगर कम करने से, आराम सुनना बच्चों, मैं फालतू चैट के अब आंसर नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हो आप? बेवकूफ लोग हैं, ये टाइम पास करते रहेंगे, इनको सुनना नहीं होता है ना, तो इनको छोड़ देते हैं अभी, है ना। इस ग्लास में पानी भरा हुआ बेटा, मैंने अब क्या किया है, इस ग्लास में से पानी को थोड़ा पी लेता हूं। इसके अंदर वाटर का मैंने जो सैंपल लिया था वो अब कम हो गया है, ठीक है। अब इसमें जो पानी भरा था मेरे बच्चों, वो पानी कम हो गया है। आप बोलोगे यस, सैंपल का साइज छोटा हो गया है। अब तुमको सोचना है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है 11th में 10th में कुछ थोड़ा बहुत, तो उनको अब बताता हूं मैं, है ना, कि जो सैंपल का साइज छोटा होने से प्रॉपर्टी चेंज हो गई वो एक्सटेंसिव है मेरे बच्चों, और जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई मेरे प्यारे बच्चों, वो है इंटेंसिव। अब चेंज कौन सी हो गई? जिनमें दिमाग है, इस ग्लास में जो पानी भरा हुआ था मेरे बच्चों, उसका वॉल्यूम कम हो गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। पानी का मास भी कम हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल कम हो गया सर, लेकिन अगर मैं बोलूं बच्चों कि मेरे पानी पीने से क्या इसका टेम्परेचर कम हो गया, आप बोलोगे नो, तो टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैं बोलूं मेरे बच्चों की इस पानी की डेंसिटी क्या चेंज हो गई, मेरा आधा पानी पीने से या जितना भी पिया मैंने, क्या इस पानी की डेंसिटी चेंज हो गई? बच्चे बोलेंगे सर डेंसिटी चेंज तो नहीं हुई। नहीं हुई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो चेंज हो गया वो इधर है, हीट कैपेसिटी पड़ा होगा, मास चेंज हो गया, हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, वो इधर आएगी। और तो और, अगर बच्चों ने 11th क्लास में पीएच पढ़ा होगा आयनिक में, क्या बच्चों मेरे पानी पीने से सैंपल का साइज छोटा हो गया, क्या इसकी पीएच चेंज हो गई? तो आप बोलोगे सर पीएच चेंज नहीं होगी सर। तो पीएच चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब बच्चे समझ जाएंगे कि सर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो जितना अच्छे से सुनोगे, प्यार से, समझ में सब आता है, दिमाग लगाना पड़ता है बेटा। मैं जो बोल रहा हूं वो हजारों बच्चे सुन रहे हैं आज की तारीख में, हजारों, समझ रहे हो आप? अब उन हजारों बच्चों में से जो ढंग से सुनेगा, प्यार से, पेशेंस से पढ़ेगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा आईआईटी में, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती। तो ये हो गया एक्सटेंसिव और ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसको आराम से इधर जो लिख रखा है समझाता हूं। क्या लिख रखा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सैंपल। सैंपल की साइज जो है मेरे बच्चों, वो आपकी चेंज करने से ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। ये प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सैंपल। ये नॉन एडिटिव है मेरे बच्चों,
नॉन एडिटिव का मतलब कहता है इसको ऐड नहीं किया जाता है, इसको ऐड कर सकते हैं बेटा, इट इज एडिटिव। जैसे तुमने ग्लास में से आधा पानी पी लिया तो उसका मास आधा हो गया, या आपके पास मान लो आधा ग्लास पानी है, उसमें आधा और भर दिया, पूरा हो गया, तो मास बढ़ता चला जाएगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, गिलास में पानी भर रहे हो मेरे बच्चों, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो वो एडिटिव होता है। नॉन एडिटिव का मतलब क्या हुआ, तुमने ग्लास में पानी आधा किया चाहे ज्यादा भर दिया, जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, जैसे टेम्परेचर वाटर का 25 है तो 25 ही, चाहे आप आधा ग्लास पानी और पी जाओ तो भी 25 रहेगा, तो इसको बोलते हैं नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। दीज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय डिवीजन ऑफ सिस्टम। जबकि ये जो प्रॉपर्टीज है मेरे बच्चों, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, द वैल्यूज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज चेंज। इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको इजी करके, सामने देखो बेटा, मान लो ये हमारा कोई मेटल का पीस है, ठीक है, ये मेटल का एक पीस है मेरे बच्चों, आराम से सुनिएगा। मेटल का पीस लोगे, चाहे आयरन लो, चाहे गोल्ड लो, सिल्वर, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, इस मेटल के पीस को लिया और इसको सब डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड कर दिया बेटा, सब डिवाइड किया कुछ पार्ट्स में, सामने देखना बेटा, मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप बोलोगे यस सर, ये मैंने इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फाइन, ये लीजिए। और मैंने इसका एक पार्ट इसमें से अलग कर दिया, सामने देखना बेटा, मैंने ये पार्ट अब इसका अलग कर दिया। तो इजी लैंग्वेज में सैंपल का साइज छोटा हो गया बेटा, येलो कलर को देखते रहो। तो अब मेरे सिस्टम को मैंने जब सब डिवाइड करा मेरे बच्चों, तो इस पूरे मेटल का जो मास है और केवल इसका मास, जो दोबारा से दोबारा बना रहा हूं, छोटा सा मैंने जो येलो कलर लिया, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पहले आपका सैंपल था, ये आपका लार्ज सैंपल था, ये आपका लार्ज सैंपल था मेरे बच्चों। अब आपने उस सैंपल के सब डिवीजन कर दिए, क्या कर दिए, सब डिवीजन कर दिए बेटा। अगर आपने इसके सब डिवीजन कर दिए, तो सब डिवीजन करने के बाद अब आप इस पे फोकस करो, कौन सी प्रॉपर्टीज मेरे बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टीज मेरे बच्चों इसको सब डिवीजन करने से चेंज हो गई। जो चेंज हो गई वो सब एक्सटेंसिव है, और जो चेंज नहीं हुई मेरे बच्चों वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो अब देखो, जो चेंज हो गई, जैसे आप समझते हो मास, अब इस मेटल का जो मास था और इसका मास अलग अलग हो गया, तो सर मास है या वॉल्यूम है या हीट कैपेसिटी आपने पढ़ा होगा, ये सब चेंज हो रहे हैं मेरे बच्चों, ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो किसी भी सिस्टम को सब डिवाइड करने से जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी मेरे बच्चों वो कहलाएंगी एक्सटेंसिव। लेकिन सेम टाइम कई प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो डिवाइड करने से चेंज नहीं होगी, जैसे टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इस मेटल पे लगने वाला प्रेशर भी सेम होगा, आप बोलोगे यस सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या आप और प्रॉपर्टीज लोगे आने वाले समय में, तो हम उन पर भी बात कर, जैसे डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। तो क्या हो गया, पीस छोटा करा तो उसका मास कम हो गया और उसका वॉल्यूम भी कम हो गया मेरे बच्चों। तो मास कम हो, वॉल्यूम कम हो, डेंसिटी तो कांस्टेंट है। तो आयरन का बड़ा पीस लो चाहे छोटा पीस लो, डेंसिटी कांस्टेंट है। तो कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सब डिवीजन करने से चेंज नहीं होंगे मेरे बच्चों, जो चेंज नहीं होंगे उन सब का नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो चेंज हो गए मेरे बच्चों उनका नाम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इजी लैंग्वेज में हम हमारे सिस्टम को मेरे बच्चों सब डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड करने से जो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई एक्सटेंसिव, जो चेंज नहीं हुई वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में जाएंगी, ठीक है ना। एडिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप सैंपल को वापस सबको अटैच कर दो, जितने टुकड़े के सबको जोड़ दो, वो सारा मास पहले के बराबर आ जाएगा, उन सबका वॉल्यूम मिलाकर इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज। बैक में लौटते हैं। इफ सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, द वैल्यूज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज चेंजेस, ठीक है। एग्जांपल लिखे हुए, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, मोल आप पढ़ते हो, मोल आप पढ़ते हो मेरे बच्चों। आपने अगर आयरन के पीस को तोड़ दिया तो छोटा पीस लोगे तो उसमें मोल्स कम आएंगे, आप बोलोगे बात तो सही कह रहे हो सर, मोल्स कम आएंगे। ये अभी आप मेरे साथ पढ़ोगे आने वाले समय, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी,
एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, अभी आप ठीक से नहीं जानते हो इनके बारे में, तो कुछ चिंता ना करें, हम सब पढ़ डालेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है मेरे बच्चों जो सिस्टम को डिवाइड करने के बाद भी चेंज नहीं हुई। जैसे डेंसिटी का नाम सुना है आपने, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या होता है बेटा, अगर नहीं मालूम हो, वॉल्यूम पर मोल, वॉल्यूम पर मोल को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, है ना। या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो हीट कैपेसिटी होती है मेरे बच्चों को क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये फिजिक्स में आता है, सब चीजें पढ़े होंगे, कभी आपने नहीं पढ़े हो तो सुन लीजिए आराम से। हीट कैपेसिटी क्या होता है मेरे बच्चों, हीट कैपेसिटी होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। कहीं भी मोलर वर्ड लग जाए उसका मतलब होता है वो उस वैल्यू को या उस प्रॉपर्टी को पर मोल पे ले लेना, ठीक है ना। मोलर जैसे वॉल्यूम, मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी पढ़ा होगा आपने। आपके पास एक थिक लिक्विड है, उस थिक लिक्विड को आपने आधा कर दिया तो क्या हुआ, उसकी डेंसिटी, उसकी विस्कोसिटी तो मेरे बच्चों वही रहेगी जो पहले थी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी इंटेंसिव हैं, और ये प्रॉपर्टीज मेरे बच्चों कहलाएंगी एक्सटेंसिव। तो जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप तो सैंपल की साइज को, सैंपल को तोड़ दो पार्ट्स में, बस दिमाग नहीं लगाना है, सैंपल को पार्ट्स में तोड़ दो। जो प्रॉपर्टी चेंज हो गई सैंपल की साइज छोटा करने से, जो प्रॉपर्टी चेंज हो गई वो सब एक्सटेंसिव, जो चेंज नहीं हुई वो इंटेंसिव। दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सबसे आसान काम है। इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सैंपल। ये प्रॉपर्टीज साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये इजी तरीका है समझने के लिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ये भी सुन लिया अपन ने, ठीक है ना। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो फिजिक्स के हिसाब से काम आएगा या केमिस्ट्री के हिसाब से काम आता है, जो बच्चे ढंग से नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं बच्चे, कई टीचर्स को भी नहीं पता होता ढंग से वो बेचारे डूबते नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर, तो कभी कभी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। हीट और वर्क सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं। ये दोनों तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके हैं कि एक सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके से करता है, हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में। हीट ट्रांसफर हमेशा होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। मेरे बच्चों दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के टेम्परेचर अगर सेम है तो उनके बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होता है। और वर्क डन पिक्चर में आएगा जब आप वॉल्यूम का डिस्प्लेसमेंट लेकर आओगे, पिस्टन में गैस को एक्सपेंड या कंप्रेस करोगे, वो अभी आगे और समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो हीट एंड वर्क आर नॉट द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इसलिए कभी भी हीट और वर्क को आप एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करने की गलती न करें, ठीक है ना। हीट और वर्क सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अब आप बोलोगे सर हमको इसकी फील नहीं आती है, अक्ल लगानी पड़ेगी, बुक्स में ये चीज नहीं होती है। जैसे मान लो मेरे बच्चों, इस वैसल के अंदर कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस भरी हुई है। अब मैं बोलूं, आप ध्यान सुनना, जो बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हो, बाकी को तो रोते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो ना जो अच्छे बच्चे बैठे हो ध्यान सुनेंगे कि इस वैसल में एक गैस भरी हुई है। तो इस समय आप ये नहीं बोलते व्हाट इज द हीट ऑफ दिस गैस, ये सेंसलेस वर्ड है। व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस गैस, ये सेंसलेस वर्ड है। हीट और वर्क पिक्चर में तब आते हैं जब हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। ये बातें बहुत ढंग से सुननी चाहिए टीचर्स को जो पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाना सीख रहे हैं, और या फिर वो बच्चे जिनको सीख करके एग्जाम में परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये गैस है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, सॉरी ये पिस्टन है, इसमें गैस भरी हुई है। आपने इसके ऊपर कुछ वेट रख दिया और वो थोड़ी सी गैस जो है कंप्रेस हो रही है। तो जब कोई सिस्टम के अंदर अपन कुछ कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मास रख दिया मेरे बच्चों, अगर आप पिस्टन के ऊपर मास रखोगे या अपना हाथ जोर से रख दो, पिस्टन छोटा है तो वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा बेटे। तो उससे क्या होगा, हमारे सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं उनमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जब हमारा सिस्टम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ जा रहा होगा, जैसे इजी लैंग्वेज में, मैंने पिस्टन में गैस को भरा और उसके ऊपर कुछ वेट रख दिया पिस्टन पे।
अभी गैस कंप्रेस हो रही है मेरे बच्चों। जब ये गैस कंप्रेस हो रही होगी तब उस समय वर्क डन पिक्चर में आएगा, तब उस समय हीट ट्रांसफर होगी। वो चीजें आपको अभी आने वाले समय में हम सीखेंगे। तो Q और W अभी सुन लें केवल। हीट एंड वर्क आर नॉट द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, दे मैनिफेस्ट देमसेल्व्स ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब कोई प्रोसेस हो रहा होगा तब पिक्चर में आएगा। आप बोलिए सर हीट रिलीज बाय द सिस्टम या हीट गेन बाय द सिस्टम, कब? जब गैस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है। मान लो इसके इनिशियल प्रेशर P1 T1 है, बाद में इसके प्रेशर बेटा P2 V2 T2 कुछ हो गए मान लो। तो जब एक गैस कंप्रेस हो रही होगी उस सिचुएशन में, लिख देता हूं आपके लिए, मान लो बेटा एक गैस का कंप्रेशन हो रहा है, तो इस सिचुएशन में जब गैस का कंप्रेशन चल रहा होगा, ये इंटेलिजेंट लोगों को समझना है कि जब गैस का कंप्रेशन चल रहा होगा तो ड्यूरिंग कंप्रेशन दोनों टर्म पिक्चर में आएंगी। वर्क डन ऑन दी सिस्टम बोलो चाहे वर्क डन बाय दी सिस्टम बोलो, वो मैं पढ़ाऊंगा कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और एक हीट ट्रांसफर बाय दी गैस या हीट एब्जॉर्ब बाय दी गैस। तो हीट एंड वर्क are not the measurable properties of system, they manifest themselves only during the process. हीट ट्रांसफर हमेशा टेम्पर डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए, तो हमेशा जब कोई चेंज हो रहा होगा प्रोसेस में तब ये दोनों प्रॉपर्टी पिक्चर में आएंगी। किस कौन कौन सी? हीट एंड वर्क। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हमारे जो फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं वो क्या क्या होते हैं मेरे बच्चों? एक होता है आइसोथर्मल। अरे यार ये स्पेलिंग भी मिस्टेक लिख दी नालायकों ने। आइसोथर्मल है ना, ये कई जगह गड़बड़ कर देते हैं यार ऑपरेटर। आइसोथर्मल है ना। ऐसे सराउंडिंग की भी गलत लिख रखी थी बेटा। सराउंडिंग्स क्या होता है? सराउंडिंग्स की होती है बेटा सिस्टम के ना, तो स्पेलिंग कभी कभी ये ऑपरेटर जो है टाइप करने में गलत कर देता है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस मेरे बच्चों जिसमें टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। दिस प्रोसेस अकर्स अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें dt जीरो होता है मेरे बच्चों। dt का मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ध्यान रखना। T का मतलब टेम्परेचर, dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। dt लिख देता हूं आप, dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हालांकि dt का मतलब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, इसमें जीरो होता है। dt जीरो का मतलब t कांस्टेंट, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हमारे सिस्टम के अंदर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो dt जीरो और t इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। dt और t सेम नहीं है। कई ढफर बच्चे जो ढंग से नहीं सुनते पढ़ते हैं उनको ये समझ dt और t में क्या फर्क है। t सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी है। dt का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस अगर ट्रूली कोई हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन टेम्परेचर अगर हम बोल रहे हैं मेरे बच्चों dt इज इक्वल टू जीरो। dt जीरो, नो चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इसमें हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिर आता आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस ये क्या है? दिस प्रोसेस अकर्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर। ये चीजें बेसिक चीजें आपने फिजिक्स में जरूर सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो आप सुन लें। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा मेरे बच्चों, उसको बोलते हैं डीपी इज इक्वल टू जीरो और पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये मेरे बच्चों हमारे सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी होती हैं। तो दिस प्रोसेस अकर्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबारिक मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। और अगर आइसोकोरिक की बात करोगे मेरे बच्चों तो आइसोकोरिक वो प्रोसेस है जिसके अंदर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। दिस प्रोसेस अकर अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। dv इज इक्वल टू जीरो, नो चेंज इन वॉल्यूम, और यू कैन से v इज कांस्टेंट। तो ये जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है मेरे बच्चों, ये हमारे सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। क्या होती है? मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो आप जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेबोरेटरी में, मान लो आप गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस या इफ यू आर
इफ यू हैव डिसाइडेड कि सर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा, वंस यू हैव डिसाइडेड temperature must be remains constant during process, then this process is considered as isothermal process. If you have decided to take constant pressure, then process is called isobaric. If your vessel is rigid, then this process is isochoric. आइसोकोरिक में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा मेरे बच्चों, इसका मतलब वो वेसल आपका जो है वो रिजिड रहेगा जिसके अंदर प्रोसेस होता है। तो ये हमारे तीन बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। और एक प्रोसेस मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका नाम था एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा सिस्टम सराउंडिंग के साथ में कोई हीट एक्सचेंज नहीं करता है मेरे बच्चों। ना तो हीट अंदर आएगी सिस्टम में, ना बाहर जाएगी। तो कोई ऐसा वेसल जिसके अंदर कोई ऐसा आप प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन प्रोसेस ट्रूली कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस अकर्स अंडर द कंडीशन दैट हीट कैन नाइदर बी एडेड नॉर रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के अंदर न तो हीट आएगी न हीट बाहर जाएगी। इजी लैंग्वेज में no heat transfer is possible. No heat transfer, no heat transfer is possible. ये आ गया। तो dq इज इक्वल टू 0 मेरे बच्चों। अब यहां ध्यान रखना है, ये चीजें तो मैं टीचर्स को भी समझाता हूं या सिखाता हूं कि भाई देखो अब यहां दिमाग लगाना होता है। जैसे आप देखो कुछ देर पहले आप देखोगे, अब ये पॉइंट इंटेंट लोगों को समझ में आएगा, जिनको ना आए वो भैया याद करना, सीधी सी बात है ना। dt0 t कांस्टेंट, dp0 p कांस्टेंट, dv0 v कांस्टेंट, dq0 तो आपने q कांस्टेंट नहीं लिखा। अब ये जो दिमाग लगाएगा बच्चा वो बोलेगा यार ये क्या लिखा, dt0 t कांस्टेंट, dp0 p कांस्टेंट, dv0 v कांस्टेंट, क्योंकि ये टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये मेरे बच्चों क्या है, सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना। अब आप आगे आइए, अगर आपने एडियाबैटिक प्रोसेस लिखा तो इसमें मेरे बच्चों सिस्टम सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता, ना माइनर ना मेजर। अब dq इज इक्वल टू 0 लिखा तो q को कांस्टेंट नहीं लिखा। आप बोलोगे सर बात तो सही कह रहे हो, आपने q कांस्टेंट नहीं लिखा, क्योंकि क्योंकि q सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो dq इज इक्वल टू 0 को मान लो एक बच्चे ने दिमाग नहीं लगाया, उसने बोला dq 0 तो q कांस्टेंट। तो Q अगर कांस्टेंट बोल दिया तो इसका मतलब वो तो सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी है, मतलब आपके सिस्टम की हीट कांस्टेंट है। सेंसलेस वर्ड, सिस्टम के लिए हीट वर्ड डिफाइन नहीं होता है। एक रूम में गैस भरी हुई है और आप बोल रहे हैं हीट ऑफ दिस गैस इज 50 जूल, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हीट पिक्चर में तब आएगी जब कोई प्रोसेस होगा, तो आप बोलेंगे सर हीट ट्रांसफर बाय द गैस, और या हीट रिलीज बाय द गैस, और हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका है जिसमें दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर का अगर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होती है मेरे प्यारे बच्चों, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। तो dq इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, नो हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल इन एडियाबैटिक प्रोसेस। यहां पर Q को कांस्टेंट नहीं लिखना है, दिमाग पे पत्थर रख के नहीं बैठना है। Q को कांस्टेंट लिखने का मतलब है सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी हो गई, समझे। तो dq इज इक्वल टू 0 और Q मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, देखो क्या लिखा है, हीट एंड वर्क आर नॉट द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये हीट ट्रांसफर हमेशा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफर, केवल हीट ट्रांसफर अगर बात करेंगे तो किसकी वजह से था, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ये फिजिक्स में भी सुना होगा, बाद में फिर दोबारा लिख देंगे कहीं, ठीक है ना। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया मेरे बच्चों। अब आता है सर साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है मेरे बच्चों, ये एक ऐसा प्रोसेस है सर जिसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस, इसको इजी लैंग्वेज में बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। क्या बोला, लौट के बुद्धू घर को आए, जहां से चलोगे वापस वहीं लौट कर आना है। अब तुम कितनी स्टेप में आओगे, कितने प्रोसेस करके आओगे, इट्स डिपेंड ऑन यू।
if system and surroundings can be restored to their initial state by reversing direction of the process. अगर सिस्टम, या ऐसे बोल लीजिए, if system and surrounding can restore to their initial state, मतलब आप जो बोल रहे हैं सिस्टम, या ऐसे बोल दिए, a system undergoes a series of changes and ultimately comes back to return to original state, then process called cyclic process. कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हों और सिस्टम लौट कर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए. इफ सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस एंड अल्टीमेटली कम्स बैक टू इनिशियल स्टेट, उसको बोलते हैं मेरे बच्चों साइक्लिक प्रोसेस. ये जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी है उन्होंने ये बात जरूर जानते हो कि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है. बस यहां पर जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं वो क्या है, ये साइक्लिक है, ये हर बच्चे को मालूम होता है. ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी, डी से ए, ये साइक्लिक हो गया. यहां से स्टार्ट किया, ये यहां से मान लो बेटा पॉइंट ए है, आप बी गए फिर सी गए, ये साइक्लिक है. ये बच्चे नहीं समझते हैं साइक्लिक है, ये बच्चे नहीं समझते हैं कि साइक्लिक है, कि अगर आप ए से, क्योंकि उनके लिए साइक्लिक का मतलब होता है कोई सर्किल बनना चाहिए, कोई रेक्टेंगल, स्क्वायर ऐसा बनना चाहिए. नो, अगर आप ए से बी गए, मान लो मेरे बच्चों ए से बी जो हम गए वो है हमारा आइडियल गैस एक्सपेंशन, ठीक है ना, अभी आगे पढ़ाऊंगा इन सब चीजों को तो खैर मैं. और बी से ए आपका है आइडियल गैस कंप्रेशन. तो अगर आपने पहले गैस को एक्सपेंशन किया, आगे जाके पढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल आइडियल गैस एक्सपेंशन. तो ये आइडियल गैस का एक्सपेंशन हुआ मेरे बच्चों, सामने देखो ए से बी गए, ए से बी गए मेरे बच्चों, ठीक है. अब आप ए से बी गए और बी से ए लौट कर वापस आ गए, तो ए से बी जाना हमारा आइडियल गैस का एक्सपेंशन होता है मेरे बच्चों, और बी से ए लौट कर आना कंप्रेशन है. तो आपने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और वापस से जाकर वापस वहीं आ गए, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ये आ गया मेरे बच्चों. ठीक, ये फर्स्ट क्लास साइक्लिक प्रोसेस हो गया. और सुने सर, अब आता है मेरे बच्चों कि सर हम जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उस प्रोसेस के अंदर टिपिकल चीज छुपी होती है. एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल. ठीक है ना, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल. ठीक है ना, ये आ गया मेरे बच्चों. तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात करें तो तुम फिजिक्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं पढ़ते हो. तुम फिजिक्स में जितना मुझे याद है इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं पढ़ते हो, तुम केवल रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हो. ठीक है ना, ठीक है ना, ओके. आप बोलोगे यस सर. अरे हाँ भाई, आशीष क्या लिखे जा रहा है, टाइप करे जा रहा है उसको. तुमने एक बेवकूफ देखो क्लास में, था नहीं कहां से आ गया, डी क्यू इज इक्वल टू जीरो तो टी कांस्टेंट. अरे यार, डी क्यू जीरो इज इक्वल टू, तुमको हीट ट्रांसफर से मतलब रखो बस, है ना. अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है ना. ठीक है ना, ओके. आइसोथर्मल अलग होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना. एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, वो आगे पढ़ाऊंगा अभी, वो पढ़ाऊंगा अभी, समझना मेरे साथ में, जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे ना. बेसिक्स कमजोर है तो क्यों उनको स्क्रीन पर लिख लिख के प्रूव कर रहे हो कि सर हमें अभी नहीं आता है. सुने जाओ अभी. फिजिक्स में तुम्हारी थर्मोडाइनमिक्स 2-4 वीक, 1-2 वीक में खत्म हो जाती होगी. ये भी 1-2 लेक्चर तो मेरे बेसिक्स चलेंगे ताकि हर बच्चे को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने का मौका मिले. लेकिन वो तब है जब वो सुने ढंग से, है ना. ठीक है, चलिए आ गया मेरे बच्चों. ठीक है ना, ओके. हाँ, ये अंश राज्य फिर वही कर रहे हैं, सर डिड वी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स इन क्लास 11th. ये फिर वही बेवकूफ वाला क्वेश्चन कर रहा है. नहीं नहीं बताऊंगा बेटा तेरे क्वेश्चन का आंसर, कुछ नहीं है, बेवकूफ हो तुम, है ना. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल जो प्रोसेस है मेरे बच्चों, ये एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होता है. पहले दिमाग में एक छोटी सी बात रखिए कि ये एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होता है. क्या होता है, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होता है. ठीक है, ये पुनीत बच्चा कोई क्लास में घुस गया, ये नीट नीट लिखे जा रहा है. तुझे क्या करना है, ठीक है ना, है ना, ठीक है ना, तुझे क्या करना है, ठीक. तो रिवर्सिबल जो प्रोसेस है एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है मेरे बच्चों, है ना. इसमें क्या करते हैं मेरे बच्चों, आप मान लो आप किसी सिस्टम के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो,
वो प्रेशर को इतना स्लोली चेंज करना है कि आपको वो चेंज ठीक से नजर भी नहीं आएगा। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस डीपी बोलते हैं। ये जो डीपी होता है मेरे बच्चों, मैथमेटिकली इसको ऐसे समझो, ये नेग्लिजिबल वैल्यू है, नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर। ठीक है बेटा? और डेल्टा पी जो होता है, ये सिखाऊंगा मैं आपको, आपको जो लैंग्वेज बोल रहा हूं वैसे याद रखना, जेई में शानदार परफॉर्मेंस आएगी, है ना? डेल्टा पी, ये वैल्यू कभी भी नेग्लिजिबल नहीं होती है ना? ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है मेरे बच्चों, नॉट नेग्लिजिबल, सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम इसको ऐसा लिखते हैं। अब मैं आराम आराम समझाता हूं। अगर आप एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस करोगे तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत लंबा समय लगता है। थियोरेटिकली बोलते हैं इनफाइनाइट टाइम, पता नहीं कितना लग जाए भाई, सब दिन लग जाए, महीने लग जाए, है ना, और ज्यादा टाइम लग जाए। ये कम समय में या एक डेफिनेट टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाता है ना? जितना फास्ट करोगे, हम बोलते हैं प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा है। जितना एक्सट्रीमली स्लो करोगे, राइट, उतना आपके प्रोसेस के अंदर इरिवर्सिबिलिटी कम होती जाएगी, रिवर्सिबिलिटी बढ़ेगी। ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो पहले बेसिक लेवल पे समझाता हूं कि तुम किसको रिवर्सिबल मानते हो लेबोरेटरी में। आराम से देखना मेरे बच्चों, ये हमारा पिस्टन है, इसमें आपने गैस भर दी मेरे बच्चों। आराम समझना, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना? ये गैस भरी हुई है। आप बोलोगे ठीक है सर। अब मेरे बच्चों, इस पिस्टन के ऊपर हमने क्या किया कि सर आपने अपने घर में से शुगर के पार्टिकल या सैंड पार्टिकल या नमक ले लो, चलो टाटा का नमक, देश का नमक नहीं, अरे टाटा वालों को ऐड कर दिया मैंने तो फ्री पॉकेट में, चलो कोई बात नहीं, है ना? सॉल्ट के फ्यू पार्टिकल आप इसके ऊपर डाल दो। आराम समझना, डाल दिया आपने सॉल्ट। सॉल्ट तो वैसे व्हाइट होता है यार, है ना? तो चलो व्हाइट ले लेते हैं। आपने इसके ऊपर कुछ पार्टिकल डाल दिए मेरे बच्चों, ठीक है? और ये जो गैस है ये अंदर भरी हुई है। आप बोलोगे ठीक है सर, कोई खास बात नहीं है ना? ठीक। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा मैंने ये सॉल्ट के जो दो चार पार्टिकल पटक दिए तो क्या हुआ? अब आप इंटेलिजेंट, आप बोलोगे सर सॉल्ट के पार्टिकल रखे तो सही सर आपने, है ना? आपने रखे तो सही सर सॉल्ट के पार्टिकल, लेकिन वास्तव में मेरे को ये पिस्टन नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है मेरे बच्चे, नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप बोलोगे ये बात भी सही है सर। अब मैंने इस पर दो चार पार्टिकल और रख दिए, फिर मैंने पूछा बेटा तेरे को कुछ दिखा? आपने बोला सर आपने सॉल्ट के पार्टिकल रखे, ये हकीकत है, मैंने देखा, लेकिन ये भी सच है कि मेरे को पिस्टन नीचे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारी आंखों से हम माइक्रो मूवमेंट को नहीं देख पाते, है ना? हमारे बस की नहीं। अगर कोई एक कीड़ा मेरे बच्चों, मान लो जैसे कि दीवार पे कीड़े बैठे होते हैं, वो 10 घंटे में जरा सा 1 या 2 mm चलेगा तो आपको नजर थोड़ी आएगा मूव कर रहा है, नहीं आता नजर, ईमानदारी से, है ना? अब आपकी आंखों में माइक्रोस्कोप लग रहा हो तो मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन दिखता नहीं है ऐसे। तो आपने फिजिक्स में एक नाम भी सुना होगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, है ना? ठीक है ना? हम लेबोरेटरी में जब प्रोसेस को एक्सट्रीमली स्लो करते हैं तो उन प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। आराम सुनिएगा मेरे बच्चों। अब मैं इस पर वापस से कुछ पार्टिकल रख रहा हूं। मैंने जैसे इस पर कुछ सॉल्ट के पार्टिकल और रखे, मैंने पूछा बेटा कुछ दिखा? आपने बोला सर गुरुजी क्यों परेशान कर रहे हो, आप बार बार सॉल्ट के कुछ सॉल्ट के पार्टिकल रख रहे हो और पिस्टन नीचे आता, हमको नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा चल ठीक है बेटा, तेरे को आंखों से नजर नहीं आ रहा है, अब अपन एक काम करते हैं, हमने यहां पर एक रोबोट लगा दिया। वो क्या करेगा, धीरे धीरे इसके ऊपर कुछ पार्टिकल रखता जाएगा। हम समझने के लिए बेटा यहां मार्किंग कर जाएंगे, सामने देखना मेरे बच्चों, हमने यहां पर मार्किंग कर दी। और अब मैं और मेरे स्टूडेंट, मान लो आप सभी अच्छे बच्चे हैं, अपन सब रूम से बाहर आ गए। अब हमारा जो रोबोट है वो क्या कर रहा है, हर बार जहां सॉल्ट का सोर्स है वहां से लेकर कुछ पार्टिकल इसके ऊपर रखता जा रहा है बेटा। ऐसे करते करते उसने बहुत सारे घंटे निकाल दिए, सो मेनी आवर्स निकल गए। अपन घर गए, ब्रेकफास्ट भी कर आए, लंच भी कर आए, और अब इवनिंग में आ रहे हैं साहब, या नेक्स्ट डे आ रहे हैं। अब जब नेक्स्ट डे आ रहे हैं तो हमने क्या देखा, हमारे रोबोट ने स्लोली स्लोली इसके अंदर
इसके अंदर उसने सॉल्ट का जो है सिग्निफिकेंट मास इसके ऊपर या इसमें रख दिया बेटा, सिग्निफिकेंट मास रख दिया है, ठीक है। और हमें क्या दिखा बेटा कि उसके अंदर कुछ गैस का कंप्रेशन हो गया। सामने देखना बेटा, आपने इसके ऊपर सॉल्ट के पार्टिकल रख दिए और ये होता है आपने जो सो मैनी आवर्स लिए उसमें कुछ ग्राम सॉल्ट आपने इस पे रख दिया, मान लो 10 20 50 100 ग्राम कुछ वेट ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या हुआ बेटा, जो मार्किंग कर रखी थी आपने और अब देखा तो आपने देखा कि यार जब हम लौट कर आए काफी घंटों के बाद, काफी घंटों के बाद, तो गैस स्लाइडली मेरे बच्चों कंप्रेस हुई, स्लाइडली कंप्रेस हुई, है ना, ठीक है ना, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये जो गैस कंप्रेस हुई माइनर लेवल पर, ठीक है ना, अरे चुप हो जा अंशराज, है ना, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं बस, है ना, ठीक है सर। आई मीन आई स्टडी इन क्लास 11 बिकॉज आई स्टडी फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म सो आई एम आस्किंग व्हाट। क्यों पूछ रहा है मेरे से भाई, क्यों पूछ रहा है, क्या मतलब है इसका? मैं पढ़ा रहा हूँ बस, तुझे पढ़ना है तो क्लास में पढ़, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़, बस सीधी सी बात है। क्यों इतना परेशान हो रहा है बेटा, है ना, फालतू में वही क्वेश्चन बार 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 बार। क्या तू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है? पूरे स्क्रीन पर 10 कमेंट करके बैठा है बच्चा कम से कम इस समय, बार बार उस पर बैठा हुआ है। अगर ज्यादा करेगा क्लास में से ब्लॉक कर दूंगा, दोबारा कमेंट नहीं कर पाएगा, समझ गया बदतमीज इंसान। पहले प्यार से बोला, तेरा समझ में नहीं आई। तू प्लेटफॉर्म पे कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे क्या, मुझे क्यों बता रहा है? मैंने तेरे से नहीं पूछा। इसी को बोलते डिसिप्लिन। मैंने पूछा क्या तेरे से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? मैंने पूछा क्या तूने? तू क्यों अपनी बता रहा है मेरे को? मेरे को इंटरेस्ट नहीं तेरे अंदर। मेरा अगर सिंसियर कोई बच्चा होता तो वो बोलता है यार मैंने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, मुझे एनए सर से पढ़ना चाहिए। अगर अच्छा बच्चा है तो नहीं पढ़ा, क्लास से बाहर निकल, मुझे कोई जरूरत नहीं तेरी, यहां से बाहर निकल इस क्लास से, समझ गया? बार बार लिखे जाए कमेंट 10 पूरे बच्चों, कोई बेचारे बच्चे का अच्छा कमेंट आएगा वो भी रुक जाएगा यहाँ पे, सारे कमेंट पूरे उस पे स्क्रीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। बार बार मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पढ़ा, क्यों बता रहा है भाई? डिसिप्लिन का मतलब समझ में आया? मैं नाराज क्यों? आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। मैंने पूछा ही नहीं आपसे, आपने किस प्लेटफॉर्म पढ़ा है नहीं पढ़ा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। क्यों परेशान हो रहे हो इतना भाई, है ना? तो फोकट में बस परेशान होना है, परेशान होना है बस, ठीक है ना। अब मेरे बच्चों ये जो आपने प्रोसेस किया जिसमें आपको बहुत सारा लंबा समय लग गया लेबोरेटरी में, ऐसे एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, और इसी को हम रिवर्सिबल प्रोसेस मान लेते हैं। थ्योरेटिकली तो मेरे बच्चों ये बहुत लंबा समय लगता है, थ्योरेटिकली इन प्रोसेस में बहुत लंबा समय लगता है परफॉर्म होने में, ठीक है ना। इन प्रोसेस को परफॉर्म होने में लंबा समय, टी टेंस टू इन्फिनिटी। आप जितना प्रोसेस स्लो करो करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आ गया मेरे बच्चों। तो ये पिस्टन पे हमने सॉल्ट रखा, लेकिन सॉल्ट के पार्टिकल जब हम, आराम सुनना, जब हम सॉल्ट के पार्टिकल रख रहे थे तो इसमें हमारा जो पिस्टन है वो डाउन आ रहा था, लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा था मेरे बच्चों। समझ रहे हो आप? क्यों? हमारी अपनी एक लिमिटेशन है कि आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं, सॉल्ट के पार्टिकल रख भी रहे हैं मेरे बच्चों, सॉल्ट के पार्टिकल रख भी रहे हैं, पिस्टन ईमानदारी से नीचे जा भी रहा है, लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा है। वी आर अनेबल टू मेजर कि सर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, मास को ट्रांसफर करने में सो मैनी आवर्स लिए, ठीक। अब ये जो प्रोसेस परफॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। ये प्रोसेस, अभी एक बच्चा दूसरा शुरू हो गया, नहीं देंगे बेटा, है ना। अब एक बच्चा शुरू हो गया, नहीं दे रहा बेटा, है ना, ठीक है कर लो क्या करोगे। अब एक बच्चा शुरू हो गया, सर डीपीपी दोगे? नहीं दूंगा बेटा, बोल। अब बताओ, मैं डीपीपी की बात कर रहा हूं बेटा क्लास के अंदर, मैं क्या इस समय शीट डिस्कशन की बात कर रहा हूं, मैं केवल इस समय थर्मोडायनामिक्स पढ़ाने की बात कर रहा हूं। तो इस क्लास के अंदर ऐसे लोग आते हैं जिनको पढ़ने से पहले कुछ और चीजों में इंटरेस्ट होता है ना। एक बच्चे का नाम है अविरल शर्मा, सर डीपीपी दोगे? नहीं दूंगा बेटा, चलो और बोलो, ठीक है, ठीक है ना, बस हो गया, तेरे दिल की तसल्ली हो गई, है ना, ठीक है ना। तो ये मेरे बच्चों यहां पर, ये यहां पर आपने ऐसा प्रोसेस किया, ठीक है। अब किसी भी प्रोसेस को चेक करने एक तरीका और होता है, एक तरीका होता है, वो आपको जरूरी नहीं आप ऐसा करें। अगर हम सिस्टम को मान लो रिवर्स कर दें, अब हम क्या कर दें, सिस्टम को रिवर्स कर दें, ठीक है ना।
ठीक है ना, सिस्टम को रिवर्स कर दें मतलब क्या करें, मैंने जो वेट रखा वापस से, अगर वेट को मैंने वेट को बहुत लंबा समय लिया मेरे बच्चों रखने में, अब मैंने इसको एक चेक करने का तरीका होता है कि रिवर्सिबल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है ना। अब सुनो मेरे बच्चों कि सर आपने सिस्टम पे वेट रख दिया, अब एक डेफिनेशन बता रहा हूं, इफ सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी रिस्टोर्ड टू देयर इनिशियल स्टेट बाय रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। अगर मेरे बच्चों प्रोसेस की डायरेक्शन को रिवर्स करने से सिस्टम लौटकर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए तो उसको रिवर्सिबल माना जाता है। क्या माना जाता है, रिवर्सिबल। मतलब मान लो आपने वेट रखा बहुत लंबे समय में, अब हमने कहा अब रूम से बाहर चलते हैं, ठीक है, और हमारे रोबोट को लगा दिया, वो मेरे बच्चों अब क्या कर रहा है, वो रोबोट से इस वेट को वापस हटा रहा है। तो उसने घंटों लगाए इस वेट को रखने में और घंटों लगा दिए इस वेट को हटाने में। तो लौट कर अगर आपका सिस्टम अब वापस से ये पिस्टन एक्सपेंड कर गया बेटा, तो वापस से सिस्टम अगर आपका लौट कर अपनी ओरिजिनल स्टेट में अगर चला गया, तो इसका मतलब है इस प्रोसेस को माना जाता है मेरे बच्चों, क्या माना जाता है, रिवर्सिबल। कि सर कोई प्रोसेस अगर किया, अब हम इंसान है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम चला कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल तो फील आती है फास्ट, आपने कुछ चेंज किया, आपको दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है, इरिवर्सिबल है। दुनिया में जो एक्चुअल में आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिनकी फील आ रही है, वो सब इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या क्वासी स्टैटिक जो प्रोसेस आपने फिजिक्स में नाम सुना होगा, जिन प्रोसेस को हम लैब में इस तरीके से स्लोली करते हैं, ये कहलाते हैं हमारे कौन से, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल आइडियल गैस कंप्रेशन। ठीक है, और अगर मेरे बच्चों आपने इसको रिवर्स कर दिया, ये कहलाएगा मेरे बच्चों रिवर्सिबल आइडियल गैस एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है मेरे बच्चों वॉल्यूम बढ़ना, कंप्रेशन का मतलब होता है वॉल्यूम कम होना। ठीक है, चलिए यार, ओके। अब आराम से देखिए, रिवर्सिबल डायग्राम बना रखा था जो मैंने सिखाया कि इसमें आपने एन स्टेज कंप्रेशन करा, वेट रखा, वेट को रखने में सो मैनी आवर्स लगा दिए, टी टेंस टूवर्ड इंफिनिटी। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो होता है। इसमें टर्म्स को अगर आप सीख रहे हैं, सामने देखना बेटा, हम हमारे पिस्टन पर जो भी वेट लगाते हैं, इसके ऊपर नेचर से जो भी प्रेशर लगाएंगे उसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल। शॉर्टकट में मैं लिखूंगा पी ई एक्स टी, ठीक है, एक्सटर्नल, आप समझ जाना बेटा, है ना। और इसमें जो गैस भरी हुई है, जो गैस भरी हुई है मेरे बच्चों, इसके अंदर, इस गैस का जो अंदर प्रेशर है उसको बोलते हैं हम पी इंटरनल, और पी इंटरनल को हम पी गैस भी बोलते हैं। प्रेशर ऑफ गैस, ये गैस के पार्टिकल कंटेनर की वॉल पर स्ट्राइक करके जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों, उसको हम पी गैस या पी इंटरनल बोलेंगे। हमारे सिस्टम के अंदर पार्टिकल जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो इंटरनल है। आप बाहर से जो प्रेशर लगा रहे हो मेरे बच्चों, वेट रखो या हटाओ, वो कहलाएगा एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो एक्सटर्नल क्या है, पूरा ऐसे लिख लो शॉर्टकट में ई एक्स टी, इसको हम शॉर्टकट में पी आई एन टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पी आई एन टी। तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर के बीच में मेरे बच्चों है नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल डिफरेंस। अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो यहां एक्सपेंशन और कंप्रेशन फर्क होता है। ठीक है, प्लस साइन लगाते हैं मेरे बच्चों किसमें, आप अगर अंदर से प्रेशर बाहर से थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे, डीपी नेग्लिजिबल वैल्यू, तो ये आपका प्लस साइन जो है, प्लस साइन वो कंप्रेशन के लिए होता है यहां पर, है ना। अगर आप बोलते हैं मेरे बच्चों प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओगे इंटरनल से ज्यादा रखोगे, तो प्लस माइनस डीपी बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो यहां जो प्लस साइन होता है वो होता है मेरे बच्चों कंप्रेशन के लिए। बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा अंदर से तो कंप्रेशन होगा, अगर कम होगा बेटा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। है ना। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन में अंदर बाहर के प्रेशर में डिफरेंस होता है। ध्यान रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस में
रिवर्सिबल प्रोसेस में अंदर बाहर की प्रेशर में नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है मेरे बच्चों। क्या होता है ये? नेग्लिजिबल वैल्यू होती है। ऑलवेज रिमेंबर। जो मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, अब मैं वापस चलता हूं जो मैंने पहले बताया था वहां पर। एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, यस। वेरी लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन टाइम, थियोरेटिकल बोलते हैं टी टेंड्स टुवर्ड इंफिनिटी, बहुत लंबा समय लग सकता है। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी, नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर, प्लस साइन लगाओगे कंप्रेशन के लिए, माइनस साइन लगाओगे एक्सपेंशन के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस, इनमें एक डेफिनेट टाइम या बहुत कम समय लगता है। और इसमें बेटा एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। किसका? सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। ये वैल्यू मेरे बच्चों, जिसको हम थ्योरेटिकली या डेल्टा पी बोलते हैं, उसको थ्योरेटिकली आपको समझना है। ये वैल्यू कभी भी नेग्लिजिबल नहीं होती है। क्या होती है? ये वैल्यू कभी भी नेग्लिजिबल नहीं होती है। ठीक है ना? ये आ गया मेरे बच्चे, है ना? ये आ गया, नॉट नेग्लिजिबल। और यहां ये टर्म जरूर नेग्लिजिबल होती है, वरना मेरे बच्चों दोनों में डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। आपको इसीलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूं कि जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको हम लेबोरेटरी में क्वासिस्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, करते हैं तो आपको फील नहीं आएगी। हम ये नहीं बता सकते हैं कि प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जबकि आपने कहा मैं वेट रख रहा हूं, मैंने आपके सामने सॉल्ट के 4 पार्टिकल रखे, पिस्टन नीचे आना चाहिए, आपको फील नहीं आएगी। तो आपको जो फील नहीं आ रही है वो प्रोसेस इतना स्लो हो रहा है, उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। 10 घंटे लग गए 50 ग्राम सॉल्ट रखने में, रोबोट को, ऐसे मान लो 10 घंटे लग गए उसको वेट हटाने में। तो चलो ये बात हो गई। अगर आप प्रोसेस को फास्ट करोगे मेरे बच्चों, अभी सिखाता हूं मैं आपको, अगर आप प्रोसेस को फास्ट करोगे, सामने देखना बेटा, तो उसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। सामने देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये मेरे बच्चों फास्ट होता है। अब इसको मैं आपको बहुत आराम से समझाता हूं, फील आएगी। जिनको पढ़ना है उनको फील आएगी, जिनको नहीं पढ़ना है उनको भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके बता दूंगा। शॉर्टकट भी है अपने पास, लेकिन पहले अच्छे बच्चे टॉपर्स को अपन डिटेल में पढ़ा रहे हैं ना। देखो, अंदर गैस का प्रेशर 1 एटीएम है, बाहर 1 एटीएम है। आपने इस पे सडनली एक अच्छा खासा हैवी वेट रख दिया। अब समझना मेरे बच्चों, पिस्टन में अंदर प्रेशर 1 एटीएम, बाहर भी प्रेशर 1 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस हो रहा है। तुमने सडनली फर्स्ट वेसल के ऊपर 4 एटीएम का प्रेशर, मतलब हैवी वेट रख दिया। ठीक है, हैवी वेट रख दिया। तो जैसे ही आपने उसके ऊपर हैवी वेट रखा, हाँ टाइम हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ना, सुन लिया मैंने ना। तो जैसे ही आप इस पे हैवी वेट रखोगे मेरे बच्चों, सामने देखो, पिस्टन सडनली नीचे आएगा। तो पिस्टन जैसे सडनली नीचे आएगा, तो वो क्या होगा मेरे बच्चों? अकल लगाओ। 1 एटीएम से प्रेशर कितना हो गया? 4 एटीएम। अब पिस्टन जब नीचे आएगा मेरे बच्चों सडनली, क्योंकि दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस आ गया है मेरे बच्चों, ये पी एक्सटर्नल है ना, ये जो पी एक्स, इसको लिख देता हूं मैं, पी एक्सटर्नल, अगर नहीं दिख रहा होता है ना, पी एक्सटर्नल 4 एटीएम, 3 एटीएम का डिफरेंस हो गया। तो एकदम से पिस्टन नीचे आएगा मेरे बच्चों, और तब रुकेगा जब अंदर बाहर का प्रेशर 4 एटीएम ना हो जाए। तो एक झटके में पिस्टन नीचे आया, तो इसको बोलते हैं मेरे बच्चों सिंगल स्टेज कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेज कंप्रेशन। अब हमने डिसाइड करा कि सर हमने जो 1 से 4 एटीएम प्रेशर ले गए थे मेरे बच्चों, 1 से 4 एटीएम प्रेशर ले गए थे एक झटके में। हम अब हम क्या करेंगे? उस वेट को बेटा 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, उस वेट को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब हम कम वेट रख रहे हैं। कम वेट रखोगे, सपोज करो पी डैश एक्सटर्नल, बेटा इसको ऐसे लिखा हुआ है पी डैश एक्सटर्नल, ये मैंने लिया 2 एटीएम। इसका मतलब मैंने इस बार वेट कम लगाया, आपने वेट कम लगाया, 1 से के ऊपर 2 एटीएम का प्रेशर लगाया, तो पिस्टन नीचे आएगा मेरे बच्चों, और तब रुकेगा जब अंदर बाहर का प्रेशर 2 एटीएम हो जाएगा। क्योंकि इस बार आपने वेट कम रखा, प्रेशर कम लगाया, तो ये थोड़ा सा स्लो हो गया बेटा, है ना। अब अगली बार क्या किया अपन ने? हमने गैस को 1 से 2 एटीएम तक कंप्रेस कर लिया। अब अगर आपको 2 से 4 एटीएम पर कंप्रेस होना है, 2 से 4 एटीएम पर कंप्रेस होना है, 2 से 4 एटीएम पर कंप्रेस करना है, तो आपके पास
आपने अगली बार इसके ऊपर 4 atm प्रेशर लगा दिया, तो ये गैस अब पहले 1 से 2 atm में कंप्रेस हुई, अब ये 2 से 4 atm में कंप्रेस होगी, तो 2 स्टेज में कंप्रेस हुई, 2 स्टेज में कंप्रेस होगी मेरे बच्चों, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये गैस आपने पहले एक बार में कंप्रेस करी, इस बार ये गैस आपने 2 स्टेज में कंप्रेस कर ली, इसका नाम है डबल स्टेज कंप्रेशन। इन दोनों में से अकल लगाओ, दोनों बार गैस को मैंने 1 से 4 atm तक कंप्रेस किया है, कौन सा प्रोसेस स्लो हो गया, किस में टाइम ज्यादा लगेगा, फर्स्ट प्रोसेस में या सेकंड प्रोसेस में, बोलो, फर्स्ट प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस, किस में टाइम ज्यादा लगेगा, सेकंड में ज्यादा लगेगा। तो ये भी इरिवर्सिबल है, ये भी इरिवर्सिबल है, दोनों फास्ट हैं, शाबाश। इसका नाम है सिंगल स्टेज कंप्रेशन, इसका नाम है डबल स्टेज कंप्रेशन। दोनों में फर्क क्या आया बेटा, कि हमने जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर के बीच में डिफरेंस लिया, वो आपका दोनों बार अलग अलग था। कंप्रेशन कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो कंप्रेशन का मतलब होता है यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर आपने इंटरनल से ज्यादा लिया, यहां दोनों के बीच में 3 atm का फर्क था, यहां पहले आपने 1 का डिफरेंस लिया, फिर 2 का डिफरेंस लिया। तो जो प्रोसेस आप लेबोरेटरी में बहुत फास्ट करते हैं, जिसमें पिस्टन का मूवमेंट आपको बढ़िया नजर आएगा मेरे बच्चों, ठीक है, जो प्रोसेस में आपको पिस्टन का मूवमेंट फास्ट नजर आएगा मेरे बच्चों, वो सब कहलाते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल। अब देखो सिस्ट एक तरीका है, ये अगर थ्योरी एग्जाम में आ गई तो आपको मार्क्स देके जाएगी। सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी, हम कैसे पता लगाएं कि हमने जो प्रोसेस किया वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, तो उसको चेक करने का तरीका होता है, जरूरी नहीं कि आप ऐसा करें, तरीका होता है। System and surrounding can be restored to their initial state by reversing direction of the process। अगर आपने प्रोसेस की डायरेक्शन को रिवर्स करा मेरे बच्चों, और सिस्टम और सराउंडिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट में अगर लौट कर आ गए मेरे बच्चों, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और क्या वर्ड लिखा बेटा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और अगर आपने पहले हैवी वेट रखा मेरे बच्चों, 1 atm से 4 atm प्रेशर किया, और अब आप उस प्रेशर को हटा रहे हो, आपने उस प्रेशर को हटा लिया 2 बार में या 1 बार में हटा लिया, तो सिस्टम लौटकर या सराउंडिंग लौटकर अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता है। ओरिजिनल स्टेट में नहीं आने का मतलब क्या है, सिस्टम की कोई ना कोई मेजर प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर अलग होगा पहले से, या कुछ वॉल्यूम अलग हो जाएगा, प्रेशर कुछ अलग हो जाएगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग लौटकर अगर अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इफ दिस क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड बाय एनी प्रोसेस, कंसीडर्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना। और ये जिन बच्चों ने फिजिक्स पढ़ा होगा उनके लिए मैंने अभी एक्सपेरिमेंट के बारे में जो बताया, वो फीलिंग जो थी वो यहां पर लिखी वर्ड्स में। इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए वे दैट एवरी मोमेंट सिस्टम departs infinitesimally from an equilibrium state, the process called quasi-static process। क्या मतलब हुआ इसका, आराम से सुनिए। हमने एक ऐसा प्रोसेस किया जिसमें हर मोमेंट पर, एवरी मोमेंट, हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट से हल्का सा डिपार्चर हो रहा था। ये सच है। आपने पिस्टन के ऊपर वेट रखा था मेरे बच्चों रिवर्सिबल में, तो ये सच है कि पिस्टन नीचे आ रहा था, आपको नहीं दिख रहा था। तो हर बार हम जब पिस्टन के ऊपर सॉल्ट के फ्यू पार्टिकल्स रख रहे थे, ठीक है ना, क्या क्लास है इसकी, इस बार इन क्लास है, अच्छा ठीक है, क्लास खत्म करते हैं फिर ना। तो सुन ले आराम से। आपने पिस्टन पे जो सॉल्ट के धीरे धीरे पार्टिकल रख रहे थे, तो उससे हमारा पिस्टन नीचे जा रहा था मेरे बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट से उसका माइनर डिपार्चर था, जो आपको अपनी ह्यूमन आई से नजर नहीं आ रहा था। ऐसे प्रोसेस का नाम होता है क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए वे दैट एवरी मोमेंट सिस्टम डिपार्ट्स, ये सच है मेरे बच्चों कि पिस्टन नीचे आ रहा था, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसका डिपार्चर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल था इक्विलिब्रियम स्टेट से। ऐसे प्रोसेस को जिनमें इक्विलिब्रियम स्टेट से आपका सिस्टम का डिपार्चर होता है लेकिन आपको फील नहीं आती है, आपने पिस्टन में वेट रखा धीरे धीरे लेकिन आपको पिस्टन नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ऐसे प्रोसेस का नाम होता है क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आज का पार्ट हो गया। होमवर्क सॉल्व करने का टाइम नहीं रहा तो कोई बात नहीं, होमवर्क में आपका काइनेटिक्स की शीट है मेरे बच्चों, टेस्ट के अंदर मैं रेडॉक्स दूंगा और काइनेटिक्स दूंगा। ठीक है, बता रखा मैंने, टेस्ट पेपर पहले बता दिया,
टेस्ट के अंदर अपन क्या क्या करेंगे, रेडॉक्स एंड काइनेटिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम, हमारी एक एक्सरसाइज बच रही है बेटा, कौन सा, एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट कर लें। मैंने 1 to 10 प्रॉब्लम दिए होंगे, आज टाइम नहीं बचा, कोई बात नहीं, अगली क्लास में इसको पहले डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो हमारा, आपका टेस्ट कब है, इस संडे को है ना, आपका टेस्ट इस संडे को है, कुछ बच्चों को ये पता भी नहीं, नालायक पूछ रहे हैं, है ना, ये संडे है, 3-4 दिन बच रहे हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। तो आराम से देखो बेटा, हम यहां पर नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3, सॉरी नॉट 2, 2 तो डिस्कस हो गई, 3 कंप्लीट, शायद 15-20 प्रॉब्लम है, सारे कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, लेकिन क्लास में फिर वो बोलूंगा, अच्छे से सुनना है, पढ़ना है, अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा बनना है, तो चीजों को सुनो ढंग से, है ना, बजाय ऐसे ही टाइप करोगे, ठीक है। चलिए, डिसिप्लिन मेंटेन करें, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।